किंग युन स्वॉर्ड सेक्ट की वरिष्ठ शिष्या वुशुंग द्वारा सार्वजनिक रूप से तावीज़ों का मार्ग सिखाने की खबर ने पूरे महाद्वीप के संप्रदायों और आध्यात्मिक साधकों के बीच तहलका मचा दिया। अब जब दुष्ट आत्माएं खुलेआम घूम रही थीं, तो हर कोई जानता था कि किंग युन शहर में तावीज़ों की भारी कमी है। अनगिनत लोग सिर्फ एक दानव विनाशक तावीज़ खरीदने के लिए दूर दूर से किंग युन शहर की यात्रा कर रहे थे। हालांकि तावीज़ की दुकान एक दिन में केवल 1 या 200 तावीज़ ही उपलब्ध करा पाती थी, और सुबह तड़के दुकान खुलते ही वे सब हाथों हाथ बिक जाते थे। कई लोग पिछले आधे महीने से एक तावीज़ खरीदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं मिल पा रहा था। विशेष रूप से दुष्ट आत्माओं की चालाकी, धोखेबाजी और दुष्टता के बारे में जानने के बाद पूरे महाद्वीप के अनगिनत आध्यात्मिक साधक खौफ और संदेह से भर गए थे। उन्हें लगने लगा था कि उनके आसपास के लोग भी भेष बदले हुए दानव हो सकते हैं, और उनमें सुरक्षा की कोई भावना नहीं बची थी। लेकिन अब ये जानकर कि किंग युन स्वॉर्ड सेक्ट अन्य संप्रदायों को तावीज़ों का मार्ग सिखाने के लिए तैयार है, और जो लोग इसमें महारत हासिल कर लेंगे वे इसे दूसरों को भी सिखा सकेंगे, ये पूरे महाद्वीप के लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं था। अनगिनत लोग मु वुशुंग के गहराई से आभारी थे, क्योंकि इस तरह तावीज़ अब दुर्लभ नहीं रहेंगे और लोग दुष्ट आत्माओं से खौफ खाने के बजाय उन पर पलटवार करने में सक्षम होंगे। परिणामस्वरूप टेलीपोर्टेशन एरे पर फिर से भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पूरे महाद्वीप के संप्रदाय अपने सर्वश्रेष्ठ शिष्यों को तावीज़ कला के अध्ययन के लिए पंजीकृत कराने किंग युन शहर ला रहे थे। बाहर से रिपोर्ट करने वाले लोगों की कतार बाहरी द्वार से लेकर पहाड़ की तलहटी तक फैली हुई थी, जिससे एक विशाल जुलूस बन गया था। विभिन्न संप्रदायों के लोग आपस में उत्साह से बातें कर रहे थे और उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। महज 3 दिनों में 600 से अधिक संप्रदायों ने पंजीकरण कराया, जिससे प्रतिभागियों की कुल संख्या 1900 से अधिक हो गई। सौभाग्य से किंग युन स्वॉर्ड सेक्ट का विस्तार लगातार हो रहा था, और इसका क्षेत्र इतना विशाल हो गया था कि यह सुपर परिवारों को भी टक्कर दे सकता था और प्रथम श्रेणी के संप्रदायों से कई गुना बड़ा था। इसलिए इतने सारे लोगों के आने के बावजूद उन्हें ठहराने में कोई समस्या नहीं थी। ठुकराए गए दुश्मन और बाहरी द्वार पर हंगामा। पंजीकरण के आखिरी दिन, जब समय समाप्त होने में केवल 1 घंटा बचा था, एक जूनियर शिष्य भागता हुआ मु वुशुंग के पास आया। वरिष्ठ बहन, एक बड़ी मुसीबत हो गई है। आपने हेलियन परिवार और गुयुआन संप्रदाय के आवेदन स्वीकार नहीं किए, इसलिए वे बाहर हंगामा कर रहे हैं। ओह, उनमें अभी भी हमारे किंग युन स्वॉर्ड सेक्ट में आने की हिम्मत है। मु वुशुंग के होंठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई और उसकी आंखें एक रहस्यमयी चमक के साथ सिकुड़ गईं। चूंकि वे खुद यहाँ अपना अपमान करवाने आए हैं, तो मैं उनकी यह इच्छा पूरी क्यों न करूं। हालांकि उसने हेलियन परिवार और गुयुआन संप्रदाय के लोगों को पंजीकरण करने से स्पष्ट रूप से मना नहीं किया था, लेकिन उसने पंजीकरण कार्यालय के शिष्यों को विशेष रूप से निर्देश दिया था कि इन दोनों संप्रदायों में से किसी को भी वापस वहीं भेज दिया जाए जहां से वे आए हैं। उसे लगा था कि किंग युन स्वॉर्ड सेक्ट में आने में उन्हें शर्म आएगी। आखिरकार उसने हेलियन परिवार और गुयुआन संप्रदाय के कई लोगों को मारा था, जिससे वे गंभीर रूप से कमजोर हो गए थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे वास्तव में यहाँ आने की हिम्मत करेंगे। ये समझा जा सकता था कि तावीज़ों के मार्ग का आकर्षण उनके लिए कितना बड़ा था, अन्यथा वे कभी भी अपने दुश्मनों के अड्डे किंग युन स्वॉर्ड सेक्ट में आने के लिए अपना गुरूर नहीं त्यागते। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनके यहाँ आने के बावजूद मु वुशुंग उनका आवेदन स्वीकार नहीं करेगी। रॉयल अंकल एकांत साधना में गए हुए थे, इसलिए मु वुशुंग ने अपने बेटे को बुलाया, जो तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था, और वे धीरे धीरे बाहरी द्वार की ओर चल पड़े। घमंड का टकराव और टूटे हुए मेज कुर्सियां। जब वह बाहरी पंजीकरण क्षेत्र में पहुंची, तो वहां पहले से ही तमाशबीनों की भारी भीड़ जमा थी, जिसमें उनके अपने संप्रदाय के शिष्य और अन्य संप्रदायों के शिष्य दोनों शामिल थे। भीड़ के बिल्कुल बीचों बीच 6 युवा लोग घिरे हुए थे। उनमें से एक परिचित चेहरा था, हेलियन कियान की छोटी बहन हेलियन डुओ। वह वर्तमान में शिष्यों पर गालियों की बौछार कर रही थी। क्या तुम सब अंधे हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हेलियन परिवार की दूसरी युवा मालकिन को रोकने की? क्या तुम मरना चाहते हो? एक और खूबसूरत महिला अपने कूल्हों पर हाथ रखे खड़ी थी और बेहद गुस्से में लग रही थी। जमीन पर टूटे हुए मेज और कुर्सियां पड़ी थीं, जिन्हें उसने ही तोड़ा था, और वह गुस्से में चिल्ला रही थी। मैंने ऐसे असभ्य और जंगली लोग कभी नहीं देखे। मु वुशुंग ने स्पष्ट रूप से कहा था कि कोई भी संप्रदाय आवेदन कर सकता है, तो फिर यहाँ आने पर हमें क्यों मना किया जा रहा है? ये व्यक्ति मु वुशुंग से पहले भी एक बार मिल चुकी थी। उसका नाम जियांग जिन्यू था। हाँ, बिल्कुल सही, वही जियांग जिन्यू जिसे हेलियन कियान के साथ पूर्वी क्षेत्र की 2 सुंदरियों में से एक माना जाता था, और जो गुयुआन संप्रदाय के नेता की बेटी थी। इसके अलावा जब पहली बार टेलीपोर्टेशन एरे खोला गया था, तो मु वुशुंग और उसके परिवार द्वारा जियांग जिन्यू को अपमानित किया गया था, और लॉन्ग मोशेन ने आदेश दिया था कि उसे भविष्य में टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया जाए।
कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी देर से पहुंची थी, ऐसा लगता है कि उसे रास्ते में काफ़ी समय लग गया। वैसे ये बताना भी ज़रूरी है कि उसके एक बड़े भाई का नाम जियांग हाओ था, जिसे हाल ही में तियानजियाओ ग्रैंड गैदरिंग में मू वुशुंग द्वारा चालाकी से मार दिया गया था। हाँ, उन्हें स्वर्गीय क्लेश की बिजली से मार दिया गया था और अंत में उनकी राख का एक कण भी नहीं बचा था। उनके बीच की दुश्मनी अब मिटने वाली नहीं थी। उनके इन आरोपों का सामना करते हुए बाहरी संप्रदाय के पंजीकृत शिष्य ने शांति और भावहीन होकर कहा, हमारी वरिष्ठ बहन ने निर्देश दिया है कि हेलियन परिवार और गुइयुआन संप्रदाय के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तुम चाहे कितना भी हंगामा क्यों न कर लो, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। एक अन्य शिष्य ने भी कहा, तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन यहाँ से जाने से पहले तुम्हें हमारे संप्रदाय के इन मेज़ों और कुर्सियों का हर्जाना देना होगा। ये सुनकर हेलियन डुओ और जियांग जिन्यू ने गुस्से से उन्हें घूरा और वे किंगयुन स्वॉर्ड सेक्ट के दोनों शिष्यों पर लगभग हमला करने ही वाली थीं। हालांकि वे यहाँ तावीज़ कला सीखने आए थे, इसलिए उनके लिए वास्तव में किसी को नुकसान पहुंचाना संभव नहीं था। हेलियन डुओ ने एक गहरी सांस ली और जितना संभव हो सके शांत स्वर में कहा, मू वुशुंग हमें साइन अप क्यों नहीं करने दे रही है? उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि कोई भी संप्रदाय तावीज़ों का मार्ग सीखने के लिए किंगयुन स्वॉर्ड सेक्ट में आ सकता है। बेजोड़ सुंदरता और पुरानी दुश्मनी का साया। क्यों? बेशक इसलिए क्योंकि हमारा तुम्हारे दोनों परिवारों के साथ गहरा बैर है। भीड़ के पीछे से एक घाटी में खिले ऑर्किड की तरह स्पष्ट और मधुर आवाज़ गूंजी। भीड़ सहज ही दो हिस्सों में बंट गई और कतार के अंत में मू वुशुंग अपने बेटे जियाओ जुवानिक्सी का हाथ पकड़े खड़ी थी। उसकी आंखों में एक व्यंग्यात्मक चमक थी। छोटे संप्रदायों के कई लोग मू वुशुंग को पहली बार देख रहे थे और उसे देखकर उनकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। सभी को लगता था कि जियांग जिन्यू बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब मू वुशुंग प्रकट हुई तो उन्हें एहसास हुआ कि कोई इतना बेदाग, इतना उत्तम और इतना आश्चर्यजनक रूप से सुंदर भी हो सकता है। अगर जियांग जिन्यू की सुंदरता उसके चेहरे में है, तो मू वुशुंग की सुंदरता उसकी हड्डियों की संरचना में बसी है। उसके होंठों के थोड़े से घुमाव से ही वह लोगों को एक आकर्षक और सम्मोहक एहसास दे सकती थी। वह हड्डी तक खूबसूरत थी। जियांग जिन्यू की सुंदरता अंततः उबाऊ हो जाएगी, लेकिन मू वुशुंग की सुंदरता हर नज़र के साथ और निखरती जाती है। उसमें कोई खामी नहीं है, उसकी सुंदरता कभी पुरानी नहीं पड़ती। हर बार जब आप उसे देखते हैं तो वह आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। जैसे ही जियांग जिन्यू ने मू वुशुंग और जियाओ जुवानिक्सी को देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये वही है। उस दिन टेलीपोर्टेशन एरे पर इसी औरत और उस छोटे से शैतान ने उसे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जलील किया था। मू वुशुंग, हेलियन डुओ गुस्से से चीखी। उसकी आंखें नफरत और कड़वाहट से भरी हुई थीं। उसके पिता ने परिवार की खातिर उसे तावीज़ कला सीखने के लिए यहाँ भेजा था। यहाँ आने से पहले उसने खुद को मानसिक रूप से बहुत तैयार किया था, ये सोचकर कि जब वह मू वुशुंग को देखेगी तो वह शांत रहेगी और अपना गुस्सा नहीं दिखाएगी। लेकिन जब उसने अपनी आंखों से मू वुशुंग को देखा तो उसके दिल का सारा गुस्सा और नफरत एक ही बार में बाहर आ गया। भला वह मू वुशुंग से नफरत कैसे न करे? ये वही थी जिसके कारण उनके परिवार की शक्ति को भारी नुकसान पहुंचा था। ये वही थी जिसके कारण उसकी बहन हेलियन कियान की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई थी और उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा था। 1 महीना बीत चुका है, लेकिन उसकी बहन अभी भी इस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है कि मू वुशुंग 10,000 जानवरों को बुलाने वाली है। हेलियन डुओ ने गहरी नफरत के साथ मू वुशुंग को घूरा। उसका सीना गुस्से से जोर जोर से ऊपर नीचे हो रहा था। मू वुशुंग को देखते ही उसे वे सारी चोटें और नुकसान याद आ गए जो इस औरत ने उनके परिवार को पहुंचाए थे। उसकी बड़ी बहन हेलियन कियान मूल रूप से कांगमिंग महाद्वीप की सबसे उत्कृष्ट और प्रतिभाशाली युवा महिला आध्यात्मिक साधक थी। लेकिन मू वुशुंग के आने से न केवल उसने उसकी बहन की सारी प्रसिद्धि और शोहरत छीन ली, बल्कि उसकी खुशियां भी चुरा लीं। अगर मू वुशुंग न होती तो युवा सम्राट ने उसकी बहन से शादी कर ली होती। वे दोनों एक साथ खुशी से जीवन बिता सकते थे। मू वुशुंग एक नीच, तीसरी औरत थी जिसने उसकी बहन का सब कुछ चुरा लिया था। इतना ही नहीं, मू वुशुंग ने उसका हेलियन डुओ का आदमी भी चुरा लिया था। पिछले कुछ वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद वह आखिरकार सोंगियांग का दिल जीतने में कामयाब हो गई थी, लेकिन जब से उसे मू वुशुंग के बारे में पता चला, उसने खुद को उससे पूरी तरह दूर कर लिया। वह अपना दिन या तो एकांतवास में बिताता था या पूरी तरह से अलग थलग रहता था। इस बार उसके पिता ने उसे तावीज़ की कला सीखने के लिए किंगयुन स्वॉर्ड सेक्ट में जाने का आदेश दिया था, लेकिन उसने अपने ही पिता की आज्ञा की अवहेलना की। 1 महीने पहले ग्रैंड गैदरिंग ऑफ प्रोडिजीज में कई शिष्यों की मौत हो गई थी और सोंगियांग अपनी उच्च प्रतिभा, अच्छी समझ और तेजी से बढ़ती साधना के कारण अपने पिता के लिए खेती का मुख्य केंद्र बन गया था। उसके पिता को उम्मीद थी कि वह परिवार का स्तंभ बनेगा और मू वुशुंग के हाथों मारे गए शिष्यों का बदला लेगा। हालांकि सोंगियांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पिता को मना कर दिया। हेलियन डुओ को अभी भी स्पष्ट रूप से याद था कि उसने तब क्या कहा था।
उसने कहा था, मू वुशुंग मेरी दोस्त है और मैं अपनी दोस्त पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। उसके पिता आग बबूला हो गए थे और उसे कृतघ्न और पत्थर दिल बताते हुए डांटा था कि वह परिवार की परवरिश के कारण ही आज इस मुकाम पर है, फिर भी वह परिवार के मुखिया के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। सोंग यांग के चेहरे के भाव शांत रहे, लेकिन उसने वे शब्द कहे जो हेलियन डुओ के लिए सबसे ज्यादा असहनीय थे। मैं अपनी दोस्त के खिलाफ नहीं खड़ा हूंगा। अगर कुलपिता मुझे आदेश मानने के लिए मजबूर करते हैं तो मैं अपनी सारी साधना हेलियन परिवार को वापस लौटाने के लिए तैयार हूं। इससे पहले कि हेलियन डुओ कोई सलाह दे पाती, सोंग यांग ने दृढ़ता से अपनी साधना त्याग दी और एक ऐसा आम इंसान बन गया जिसके पास एक मुर्गी मारने तक की ताकत नहीं बची थी। फिर उसने हेलियन परिवार छोड़ दिया और जब तक हेलियन डुओ ने उसे ढूंढने के लिए लोग भेजे, वह पहले ही गायब हो चुका था। यही असली कारण था कि हेलियन डुओ मू वुशुंग से सबसे ज्यादा नफरत करती थी। वह नफरत और ईर्ष्या से भरी थी। उसे ईर्ष्या थी कि सोंग यांग मू वुशुंग को इतना महत्व देता था, जबकि उसने उसकी ओर एक नज़र भी नहीं देखा था। अब मू वुशुंग को अपने सामने देखकर सारी पुरानी और नई दुश्मनी एक साथ उमड़ पड़ी, जिससे उसकी भावनाएं बेकाबू हो गईं और वह बस यही चाहती थी कि अपनी तलवार निकालकर मू वुशुंग को अपने ही हाथों से मार डाले। बेजोड़ सुंदरता और तीखा पलटवार। क्या मिस हेलियन ने मुझे पुकारा? मू वुशुंग अपने बेटे का हाथ पकड़े भीड़ के बीच से शान से चलते हुए आगे आए। बर्फ जैसे सफ़ेद बालों के बावजूद उसकी बेजोड़ सुंदरता और उत्तम चाल में कोई कमी नहीं आई थी। उसका हर एक कदम लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहा था। जियांग जिन्यू, जिसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था, मू वुशुंग को देखकर खुद पर थोड़ी शर्मिंदा महसूस करने लगी। हेलियन डुओ ने मू वुशुंग के चेहरे को घूरा और गुस्से से कहा, मू वुशुंग, हालांकि हमारे बीच दुश्मनी है, लेकिन तुमने ही हमारे हेलियन परिवार के एक शिष्य को मारा था। हमारे हेलियन परिवार ने तुम्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया और हमने उस मामले को आगे भी नहीं बढ़ाया। फिर भी तुम यहाँ हंगामा कर रही हो। क्या ये कुछ ज्यादा ही बड़प्पन नहीं है? मू वुशुंग ने उपहास किया, मुझे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी उंगली पर बालों की एक लट घुमाते हुए धीरे धीरे और जोर देकर कहा, जैसा कि सभी जानते हैं, युवा सम्राट और मैंने दानव जाति के निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया था और किस्मत से हम बाहर आ गए, लेकिन मेरा जीवनकाल समाप्त होने वाला है। ये सफ़ेद बाल उसी का सबसे बड़ा प्रमाण हैं। मैं दानवों के निषिद्ध क्षेत्र में क्यों गई थी? क्योंकि हेलियन कियान ने मेरे आदमी को चुराने के लिए अपने परिवार के बुजुर्गों को मुझ पर हमला करने का आदेश दिया था और मैं उस निषिद्ध क्षेत्र में लगभग मर ही गई थी। मिस हेलियन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि तुम्हारे हेलियन परिवार ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया? थोड़ी तो शर्म करो। बिल्कुल, थोड़ी तो शर्म करो। किंगयुन स्वॉर्ड सेक्ट के शिष्यों ने एक सुर में सहमति जताई। उनकी नफरत भरी निगाहें हेलियन डुओ और हेलियन परिवार के अन्य दो शिष्यों पर टिक गईं। उन्होंने लगभग उनकी वरिष्ठ बहन को मार ही डाला था, फिर भी उनमें ये कहने की हिम्मत थी कि उनके हेलियन परिवार ने उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। दुनिया में इतने बेशर्म लोग कैसे हो सकते हैं? क्या किसी को नुकसान पहुंचाने का मतलब केवल उसे मार डालना ही होता है? अन्य संप्रदायों के लोगों ने भी हेलियन डुओ और अन्य लोगों पर अस्वीकृति भरी नजरें डालीं। वह हेलियन कियान बहुत दुष्ट है। उसने किसी और का आदमी चुराया और फिर उसे चुप कराने के लिए मारने की कोशिश की। वह तो एक सांप की तरह जहरीली है। हेलियन डुओ का चेहरा पीला और फिर लाल हो गया और उसने बहस की, तुम बकवास कर रही हो। जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई वह ग्रैंड एल्डर था, यह उसका अपना विचार था, मेरी बहन का नहीं। तुम्हारे ग्रैंड एल्डर की हमारी वरिष्ठ बहन से कोई दुश्मनी नहीं थी, भला वह उन्हें क्यों मारना चाहेगा? ये स्पष्ट रूप से उस जहरीली औरत हेलियन कियान का विचार था और तुम अभी भी उस दुष्ट औरत का बचाव करने की कोशिश कर रही हो। किंगयुन स्वॉर्ड सेक्ट की एक महिला शिष्य ने गुस्से में हेलियन डुओ की ओर इशारा करते हुए कहा। जब मू वुशुंग ने देखा कि यह पुमियाओ है तो छोटी लड़की का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और ऐसा लग रहा था कि वह हेलियन डुओ के साथ हाथापाई करने के लिए आगे बढ़ने ही वाली है। तुम हो दुष्ट औरत, मैं तुम्हें अपनी बहन का अपमान नहीं करने दूंगी। हेलियन डुओ ने गुस्से में कहा। मैं उसका अपमान नहीं कर रही हूँ, मैं बस सच बोल रही हूँ। वह एक जहरीली औरत है, सच में एक जहरीली औरत। पू मियाओ चिल्लाए। उसकी सबसे पसंदीदा और सबसे प्रशंसित व्यक्ति उसकी वरिष्ठ बहन थी और वह कभी किसी को अपनी प्यारी वरिष्ठ बहन का अनादर करने की अनुमति नहीं देगी। मू वुशुंग ने अपने होठों को मोड़ा और अपनी आस्तीन लहराते हुए कहा, यहाँ से निकल जाओ। तुम्हें दोबारा कभी किंगयुन स्वॉर्ड सेक्ट में कदम रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तुम, हेलियन डुओ फिर से कुछ बकवास करना चाहती थी। गुयुआन संप्रदाय और छोटे जुवानक्सी का करारा जवाब। ठीक इसी समय जियांग जिन्यू गुस्से और उलझन में आगे आए और बोली, मू वुशुंग, हमारे गुयुआन संप्रदाय की तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तियानजियाओ गैदरिंग में जो हुआ वह नियति थी और हमें उसके बाद उस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। हमने तुम्हारे द्वारा हमारे संप्रदाय के किसी व्यक्ति को मारने के कारण कभी तुम्हारे लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं की। फिर हम पंजीकरण क्यों नहीं कर सकते?
यही बात कई लोगों के लिए उत्सुकता का विषय थी। गुइयुआन संप्रदाय की मू वुशुंग के साथ कोई दुश्मनी नहीं दिखती थी। मू वुशुंग ने अपने बेटे की ओर देखकर हल्की सी मुस्कान दी। जिक्सी, तुम ही इसे बताओ कि हम गुइयुआन संप्रदाय के लोगों का स्वागत क्यों नहीं करते। छोटे जुवानिक्सी ने भी अपनी मां की तरह ही एक हल्की मुस्कान दी और अपनी स्पष्ट और चहकती आवाज में कहा, आंटी, क्या आपको नहीं पता कि आपके गुइयुआन संप्रदाय की प्रतिष्ठा कितनी खराब है। मुझ जैसा 4 साल का बच्चा भी जानता है कि गुइयुआन संप्रदाय के लोग क्रूर और सबसे बुरे हैं। वे हर किसी के द्वारा सबसे ज्यादा नफरत किए जाने वाले संप्रदाय के लोग हैं। माँ आप जैसे लोगों को तावीज़ों का मार्ग कभी नहीं सिखाना चाहेंगी। कई लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। गुइयुआन संप्रदाय की प्रतिष्ठा सच में बहुत खराब थी और उन्हें तो लात मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। ज़ियाओ जुवानिक्सी ने अपने होंठ सिकोड़े और आगे कहा, हालांकि यह मुख्य कारण नहीं है। हर कोई यह सुनने के लिए उत्सुक हो गया कि मुख्य कारण क्या है। ज़ियाओ जुवानिक्सी ने पूरी गंभीरता के साथ कहा, मुख्य कारण यह है कि माँ आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती। जियांग जिन्यू को लगा जैसे वह खून की उल्टी कर देगी। उसने सोचा था कि यह छोटा सा शैतान कोई ठोस कारण देगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह मैं तुम्हें पसंद नहीं करता जैसा इतना वाहियात और बचकाना कारण देगा। तुम हमें नापसंद क्यों करती हो? हमारी तो कोई दुश्मनी भी नहीं है। जियांग जिन्यू ने जोर से सवाल किया। वह इस मामले की तह तक जाने के लिए दृढ़ थी। मुझे गुइयुआन संप्रदाय क्यों नापसंद है? मू वुशुंग ने जियांग जिन्यू की ओर ऐसे देखा मानो वह कोई बेवकूफ़ हो। कोई आश्चर्य नहीं कि बहुत से लोग कहते थे कि जियांग जिन्यू केवल एक सुंदर चेहरा है, उसके पास वास्तव में केवल अच्छा रूप था, तभी तो वह ऐसा मूर्खतापूर्ण सवाल पूछ सकती थी। अगर आप किसी चीज़ को पसंद नहीं करते तो बस नहीं करते। छोटे ज़ियाओ जुवानिक्सी ने जानबूझकर यह आखिरी वाक्य जोड़ा था, स्पष्ट रूप से गुइयुआन संप्रदाय को अपमानित करने के लिए। जियांग जिन्यू ने वास्तव में उसका कारण पूछ लिया, जो कि अविश्वसनीय रूप से मूर्खतापूर्ण और अपमानजनक था। उसकी समझ तो एक 4 साल के बच्चे से भी कम थी। वहां मौजूद बहुत से लोग मन ही मन हंस रहे थे। जियांग जिन्यू की अज्ञानता और एक बच्चे द्वारा इतनी आसानी से बेवकूफ़ बनाए जाने पर उसका मजाक उड़ा रहे थे। गार्ड्स, हेलियन परिवार और गुइयुआन संप्रदाय के सभी लोगों को बाहर फेंक दो। याद रखना, आज के बाद इन 2 संप्रदायों के कुत्तों को भी अंदर मत आने देना। मू वुशुंग ने जियांग जिन्यू को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए बिल्कुल भावहीन होकर आदेश दिया। वह उन्हें जरा भी सम्मान नहीं देने वाली थी। ग्रैंड गैदरिंग ऑफ प्रोडिजीज में उन दोनों संप्रदायों ने उसे मारने के लिए हर संभव कोशिश की थी। अगर उसकी अपनी ताकत न होती तो वे बहुत पहले ही उसे मार चुके होते। इसके अलावा गुइयुआन संप्रदाय रॉयल अंकल की सौतेली माँ का मायका था। चूंकि रॉयल अंकल धीरे धीरे गुइयुआन संप्रदाय की शक्ति को नष्ट कर रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह गुइयुआन संप्रदाय को कोई सम्मान नहीं देगी। हेलियन परिवार की तो बात ही छोड़िए, वे तो और भी बड़े दुश्मन थे। मू वुशुंग तो यहाँ तक सोच रही थी कि क्या बाहर एक बोर्ड लगा दिया जाए जिस पर लिखा हो, हेलियन परिवार, गुइयुआन संप्रदाय और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। हेलियन डुओ और जियांग जिन्यू इतने गुस्से में थी कि उन्हें लगा जैसे वे खून की उल्टी कर देंगी। मू वुशुंग स्पष्ट रूप से उन्हें कुत्ता कह रही थी। दोनों महिलाएं इतनी आग बबूला हो गईं कि वे अपनी छवि और गरिमा की परवाह किए बिना बाजारू औरतों की तरह गालियां देते हुए उछलकूद करने लगीं। इसके बाद मू वुशुंग के आदेश पर गार्ड्स ने उन्हें घसीटकर बाहर फिकवा दिया। हॉल फिर से शांत हो गया। मू वुशुंग ने सभी की ओर देखकर एक उज्ज्वल मुस्कान दी और कहा, हम कल सुबह सबसे पहले आपको तावीज़ों का मार्ग सिखाना शुरू करेंगे। वापस जाए और खुद को तैयार कीजिए। कल अच्छी तरह आराम करने के बाद हम फिर मिलेंगे। ये कहने के बाद उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और शान से बाहरी द्वार से दूर चली गई। बहुत से लोग काफ़ी देर तक उसकी दूर जाती हुई पीठ को खाली नज़रों से घूरते रहे, तब जाकर वे होश में आए। उसकी मुस्कान कितनी खूबसूरत है, लेकिन नियति कितनी अनुचित है। उसके जैसी महान इंसान के पास जीने के लिए केवल 1 महीने से थोड़ा अधिक समय ही क्यों बचा है। हेलियन परिवार का क्रोध और खौफ। जैसे ही हेलियन डुओ हेलियन परिवार में लौटी, वह तुरंत अपने पिता हेलियन हाई से मिलने गई। क्या उसने वास्तव में तुम्हें बाहर निकाल दिया और हमारे परिवार को अपमानित किया? वह कमीनी, उसकी इतनी हिम्मत। हेलियन हाई ने मेज़ पर इतनी जोर से हाथ मारा कि पूरी मेज़ धूल में बदल गई। उसने पिछली शिकायतों के बावजूद अपनी सबसे छोटी बेटी और परिवार के शिष्यों को तावीज़ कला सीखने के लिए किंगयुन स्वॉर्ड सेक्ट भेजा था। ये सही तौर पर मू वुशुंग को अपनी कमजोरी दिखाने का एक तरीका था, उसे यह बताने का कि वह अब उनकी नफरत की परवाह नहीं करता और उसे बुलाकर शांति से रहने को तैयार है। उसने सोचा था कि मू वुशुंग इस बात से गदगद और आभारी होगी कि उसने इतने सारे पारिवारिक शिष्यों को मारने के बावजूद उसे माफ़ कर दिया। हालांकि उसने वास्तव में उसकी बेटी को अपमानित किया और फिर उन्हें किंगयुन स्वॉर्ड सेक्ट से बाहर निकाल दिया। लानत है मू वुशुंग पर, उसकी इतनी हिम्मत। किंगयुन स्वॉर्ड सेक्ट वास्तव में उसे इस तरह मनमानी करने दे रहा था कि वह हेलियन परिवार की गरिमा को भी नज़रअंदाज करने का दुस्साहस कर रही थी।
पिताजी, क्यों न हम किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जो पहले ही किंग्युन स्वॉर्ड सेक्ट में तावीज़ कला का अध्ययन करने के लिए प्रवेश कर चुका है और अपना गुस्सा निकालने के लिए मू वुशुन की हत्या करवा दें। हेलियन डुओ ने जोर से कहा। रास्ते भर वह यही सोचती रही थी कि मू वुशुन को कैसे मारा जाए। वह मू वुशुन को एक दिन भी और जिंदा नहीं देखना चाहती थी। हेलियन हाई ने त्योरियां चढ़ाईं और कहा, नहीं, मू वुशुन निस्वार्थ भाव से तावीज़ कला सिखाने को तैयार है। वे लोग उसे एक रक्षक के रूप में देखते हैं और केवल उसकी पूजा करेंगे। वे उसे कभी नहीं मारेंगे। आज का समय अतीत से अलग है। मू वुशुन बहुत से लोगों की उम्मीदें लेकर चल रही है और कोई नहीं चाहता कि वह मरे। तो फिर हम क्या करें? पिताजी, मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ। काश मैं अपना गुस्सा निकालने के लिए उसका खून पी पाती। हेलियन डुओ की आंखें आक्रोश से भरी थीं। सबसे ज़रूरी काम उसे मारना नहीं है, बल्कि जल्द से जल्द उसकी तावीज़ कला को सीखना है, हेलियन हाई ने ठंडी आवाज़ में कहा। हेलियन डुओ की आंखें फटी रह गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता भी इस समय मू वुशुन को मारना नहीं चाहते थे। क्या तावीज़ों का मार्ग वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है? आखिर कितने दानव हैं? क्या वे आध्यात्मिक साधकों की संख्या की बराबरी कर सकते हैं? वह समझ ही नहीं पा रही थी कि इतने सारे लोग दानवों से इतने खौफजदा क्यों हैं। डुओ, एक दानव इतने साधारण नहीं है जितना तुम सोचती हो। अन्यथा लाखों साल पहले दानवों और आध्यात्मिक साधकों के बीच हुआ युद्ध इतना विशाल और विनाशकारी नहीं होता। हेलियन हाई ने धैर्यपूर्वक हेलियन डुओ को समझाया कि दानव कितने भयानक होते हैं। ये दुष्ट आत्माओं का आतंक ही था जिसके कारण उस महान युद्ध में अनगिनत वंश नष्ट हो गए थे और अनगिनत प्रतिभाशाली और शक्तिशाली हस्तियां मारी गई थीं। केवल तावीज़ों के मार्ग में महारत हासिल करके ही हम दुष्ट आत्माओं के खिलाफ निडर होकर खड़े हो सकते हैं, हेलियन हाई ने गंभीर स्वर में कहा। हेलियन डुओ अब डर गई थी और उसने दोबारा ये चिल्लाने की हिम्मत नहीं की कि वह मू वुशुन को मारना चाहती है। हालांकि सबसे बड़ी समस्या अभी भी यही थी कि मू वुशुन ने उन्हें तावीज़ कला सिखाने से साफ इनकार कर दिया था। महारानी जियांग की निराशा और एक नया राज। इस बीच किंग्युन स्वॉर्ड सेक्ट में अपमानित होने के बाद जियांग जिन्यू ने तुरंत एजियोर ड्रैगन डिवाइन पैलेस में अपनी बुआ महारानी जियांग से संपर्क किया और वहां जो कुछ भी हुआ सब बता दिया। उसका लहजा नफरत से भरा था, मानो वह अपने दांत पीस रही हो। बुआ, मू वुशुन बहुत दुष्ट है। उसने वास्तव में मुझे कुत्ता कहकर मेरा मजाक उड़ाया। हम मेरे सबसे बड़े चचेरे भाई युवा सम्राट की इस औरत से शादी नहीं होने दे सकते। जियांग जिन्यू ने अंत में रोते हुए अपनी कहानी सुनाई। उसके जीवन की 2 सबसे शर्मनाक घटनाएं मू वुशुन के कारण ही हुई थीं और वह मू वुशुन से सच में बहुत नफरत करती थी। अगर मू वुशुन एजियोर ड्रैगन डिवाइन पैलेस में शादी करके आ गई तो क्या वह उसकी चचेरी भाभी नहीं बन जाएगी? फिर तो उसे जब भी वह मू वुशुन को देखेगी उसे झुककर प्रणाम करना पड़ेगा। यद्यपि वह अपने ठंडे और अलग थलग रहने वाले चचेरे भाई लॉन्ग मोशन से कुछ हद तक डरती थी, लेकिन वह युवा सम्राट था और मू वुशुन जैसी औरत उससे शादी कैसे कर सकती है? उसकी बुआ ने पहले कहा था कि वह उसकी शादी दूसरे चचेरे भाई से करवाएंगी। भले ही सबसे बड़े चचेरे भाई और मू वुशुन जल्द ही मर जाएं, फिर भी मू वुशुन परिवार की वंशावली में उससे ऊंचे पद पर रहेगी। उसने रोते हुए इतना कुछ कह डाला, ये सोचकर कि उसकी बुआ निश्चित रूप से उसका पक्ष लेंगी, लेकिन इसके बजाय उसने अपनी बुआ को खुद को डांटते हुए सुना। तुम्हें उस औरत से दूर रहना चाहिए। तुम उसकी आधी भी चालाक नहीं हो। अगर तुम मुझसे लड़ने की कोशिश करोगी तो तुम्हारा हश्र भी तुम्हारे भाई जैसा ही होगा और देर सबेर वह तुम्हें भी मार डालेगी। बुआ, क्या आप भी मू वुशुन का ही साथ दे रही हैं? जियांग जिन्यू ने अविश्वास में पूछा। संचार जेड स्लिप के दूसरे छोर से एक तीखी आवाज आए। तुम मूर्ख लड़की, अगर तुम इसी तरह मू वुशुन से लड़ती रही तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी खाल कब उधेड़ ली गई। ये कहने के बाद जियांग लियुन ने जेड स्लिप का संपर्क काट दिया। जियांग जिन्यू दुखी और हैरान होकर रह गई। इस बीच एजियोर ड्रैगन पैलेस में जियांग लियुन अपनी कनपटी मल रही थी और बेहद थकी हुई लग रही थी। माँ, चचेरी बहन जिन्यू स्वभाव से मासूम है, कृपया उसके बारे में चिंता न करें। मैं अपने छोटे भाई से जिन्यू पर नज़र रखने के लिए कहूँगा। मेज़ के निचले सिरे पर बैठे लॉन्ग जिंग्यांग ने अपना चाय का प्याला नीचे रखा और धीरे से कहा। जिन्यू अविश्वसनीय रूप से मूर्ख है। ये दुर्लभ है कि तुम अभी भी उसके लिए बोल रहे हो। यदि तुम्हें शादी करनी ही है तो तुम्हें उसी जैसी औरत से शादी करनी चाहिए जिसकी कोई महत्वाकांक्षा न हो। बस मुझे इस बात का दुख है कि मेरे बेटे को भविष्य में भुगतना पड़ेगा। जियांग लियुन ने आह भरी। क्या भुगतना पड़ेगा? यही कि उसे उसका साथ देने वाली कोई बुद्धिमान और सक्षम पत्नी नहीं मिल पाएगी। अतीत में वह वास्तव में अपने बेटे की शादी हेलियन कियान या हेलियन डुओ से करवाना चाहती थी, लेकिन वह अपने परिवार जियांग परिवार और एजियोर ड्रैगन पैलेस के बीच के रिश्ते को और मजबूत करना चाहती थी, इसलिए उसने जियांग जिन्यू की सगाई अपने बेटे से कर दी थी। माँ, आपको खुद को दोष देने की कोई आवश्यकता नहीं है।
जिन्यू सरल और प्यारी है और मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ, लॉन्ग जिंग्यांग ने कहा। उसके चेहरे पर कोई भी असंतोष दिखाई नहीं दे रहा था। जियांग लियून ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। लॉन्ग जिंग्यांग ने अचानक पूछा, महारानी माँ पिछले कुछ समय से काफ़ी उदास दिख रही हैं, ऐसा लगता है जैसे आपको किसी बात की चिंता सता रही है। माँ, क्या कोई बात आपको परेशान कर रही है? आप मुझे क्यों नहीं बताती ताकि आपका बेटा आपकी चिंताओं को दूर करने में आपकी मदद कर सके? लॉन्ग जिंग्यांग ने अपनी माँ जियांग लियून से पूछा। जियांग लियून की आंखों में गहरी सोच की एक झलक दिखाई दी। वह विचार कर रही थी कि क्या उसे अपने बेटे को इस बारे में बताना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद उसने आखिरकार हॉल में मौजूद सभी सेवकों को बाहर जाने का आदेश दिया। जब महल के सभी सेवक बाहर चले गए तो जियांग लियून ने एक भारी आह भरी और लॉन्ग जिंग्यांग से कहा, अब मू वुशुंग का नाम सुनते ही मेरे सिर में दर्द होने लगता है। तुम्हारी चचेरी बहन ने अभी मुझसे उसका जिक्र किया था और मैं अभी भी गुस्से में उबल रही हूँ। ऐसा क्यों है? मू वुशुंग और लॉन्ग मोशन के पास जीने के लिए केवल 1 महीने से थोड़ा अधिक समय ही बचा है। इसमें माँ के लिए चिंता करने वाली क्या बात है? लॉन्ग जिंग्यांग ने कहा। ये सुनकर जियांग लियून ने अपने दांत पीस लिए। उसका अच्छी तरह से संवारा गया चेहरा नफरत और क्रूरता से विकृत हो गया और उसने तीखी आवाज में कहा, बेशक मैं चिंतित हूँ। क्या तुम जानते हो कि वह हाल ही में किस चीज़ की जांच कर रही है? उसकी हिम्मत कैसे हुई दशकों पहले हुई उस औरत की मौत के कारण की जांच करने की? लॉन्ग जिंग्यांग ये सुनकर सन रह गया। उसकी माँ जिस औरत की बात कर रही थी वह लिंग जियाओ वेयांग के अलावा और कौन हो सकती थी? लेकिन मू वुशुंग लिंग जियाओ वेयांग की मौत के कारण की जांच क्यों करेगी? क्या उसे कुछ पता चल गया है? एक भयानक सच का पर्दाफाश। जियांग लियून, जो अब तक अपनी भड़ास को अंदर दबाए हुए थी, का गुस्सा और भी भड़क गया और उसने आखिरकार अपने बेटे के सामने अपना सारा जहर उगल दिया। उसने अपनी तीखी आवाज में आगे कहा, मू वुशुंग मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। जब से वह प्रकट हुई है मेरे लिए कुछ भी सही नहीं हुआ है। कुछ समय पहले जब मू वुशुंग जो ड्रैगन पैलेस आई थी तो उसने मुझसे लिंग जियाओ वेयांग का जिक्र किया था, ये जानते हुए कि मैं कभी उसकी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। लेकिन दशकों पहले भी बहुत कम लोग जानते थे कि वह और मैं अच्छी दोस्त थीं। मू वुशुंग को ये कैसे पता चला? उसने निश्चित रूप से बहुत पहले ही जांच शुरू कर दी होगी। उसने मेज पर जोर से अपना हाथ मारा। मू वुशुंग खुद को समझती क्या है, उसकी इतनी हिम्मत कि वह मेरी जांच करे? लॉन्ग जिंग्यांग के चेहरे के भाव बदल गए और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वह जानता था कि उसकी मां को महारानी का पद सम्मानपूर्वक नहीं मिला था और इसे एक तरह से हड़पा हुआ ही कहा जा सकता था, इसलिए वह इस बात को लेकर बहुत चिंतित था। उसने धीमी आवाज में पूछा, मां, क्या लिंग जियाओ वेयांग की मौत के बारे में कोई सुराग ढूंढ सकता है? ये पता लगाना बिल्कुल असंभव है, जियांग लियून ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। उस समय मैं वास्तव में क्रूर थी और मैंने लिंग जियाओ वेयांग पर जहर का इस्तेमाल किया था। लेकिन उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए वह मुझसे पहले गर्भवती हो गई थी। भला मैं अपनी मर्जी से उसे मुझसे पहले पवित्र सम्राट के बच्चे को जन्म कैसे देने दे सकती थी? मैं मानती हूं कि मेरी किशोरावस्था के दौरान मेरे दिल में लिंग जियाओ वेयांग के लिए कुछ बहन जैसी भावनाएं थीं, लेकिन हर किसी को अपने बारे में सोचना पड़ता है। उस समय पवित्र सम्राट के मन में उसे लेकर बहुत गहरी गलतफहमी थी। अगर मैं बस उसे रास्ते से हटा देती तो मैं उसकी जगह ले सकती थी। वह पद ऐसा है जिसका दुनिया की हर औरत सपना देखती है। केवल उसके मरने पर ही पवित्र सम्राट को ये कभी पता नहीं चल पाता कि उस समय उनकी जान बचाने वाली औरत वह थी, मैं नहीं। अगर यह गलतफहमी न होती तो वे मेरी ओर अलग नज़र से कैसे देखते? जिंग्यांग, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे पिता को बहुत पहले से जानती हूँ, लेकिन उन्होंने कभी मेरी ओर मुड़कर नहीं देखा था। उस समय वे एक महान और कुलीन व्यक्ति थे, ऊर्जा से भरे हुए और अनगिनत युवा लड़कियों के सपनों के राजकुमार थे, जबकि मैं सिर्फ एक छोटे से संप्रदाय की सदस्य थी। हमारी दुनिया बिल्कुल अलग थी। लेकिन जब से उन्हें ये गलतफहमी हुई कि मैंने उनकी जान बचाई है, मेरे प्रति उनका रवैया पूरी तरह से बदल गया। वह बाकी सभी के लिए ठंडे और उदासीन हैं, लेकिन वह मेरे प्रति हमेशा कोमल और परवाह करने वाले रहे हैं। मैं जानती हूँ कि मैंने अपनी साजिशों के जरिए सब कुछ जीता है और मैं ये भी जानती हूँ कि उनकी यह कोमलता वास्तव में लिंग जियाओ वेयांग के लिए होनी चाहिए, लेकिन मुझे उनसे प्यार हो गया है और मैं अब इससे बाहर नहीं निकल सकती। लॉन्ग जिंग्यांग बिना एक शब्द कहे चुपचाप सुनता रहा। जब तक मू वुशुंग कुछ भी पता नहीं लगा सकती तब तक महारानी जो कुछ भी कह रही हैं वह कभी किसी तीसरे व्यक्ति को पता नहीं चलेगा, इसलिए कोई भी उसे धमकी नहीं दे सकता था। लॉन्ग मोशन की किस्मत और जिंग्यांग का धैर्य। जियांग लियून ने अतीत को याद किया। उसके चेहरे पर एक क्रूर और निर्दयी भाव था। इसलिए मैं उसे और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए जहर का इस्तेमाल करना चाहती थी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से लॉन्ग मोशन की किस्मत बहुत अच्छी थी और वह बच गया।
उसे एजियो ड्रैगन डिवाइन बीस्ट द्वारा मास्टर के रूप में भी पहचान लिया गया और वह एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस का युवा सम्राट बन गया। उसने वह युवा सम्राट का पद छीन लिया जिसके लिए मैंने तुम्हारे खातिर इतनी मेहनत से साजिश रची थी। मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। अन्यथा मेरे बेटे, तुम एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस के युवा सम्राट होते। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा। वह लॉन्ग मोशन से नफरत करती थी क्योंकि वह अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली था। इन दशकों में उसने उसे नुकसान पहुंचाने के अनगिनत प्रयास किए थे, लेकिन वह हमेशा बाल बाल बच निकलने में कामयाब रहा। अब आखिरकार वह दिन आ गया था जब लॉन्ग मोशन मरने वाला था। वह बस धैर्यपूर्वक उसके मरने तक इंतजार कर सकती थी जब दिव्य जानवर एजियो ड्रैगन वापस पैलेस लौटता और जिंग्यान को अपने नए मास्टर के रूप में पहचान लेता। तब उसका बेटा नया युवा सम्राट बन जाता। हालांकि ठीक इसी समय खबर आई कि मू वुशुंग दशकों से किसी चीज की जांच कर रही है। वह आग बबूला कैसे न होती। तथ्य ये था कि मू वुशुंग का जांच करना इस बात का संकेत था कि लॉन्ग मोशन को भी कुछ शक था। यद्यपि उसे पूरा विश्वास था कि उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी वह अंदर से डरी हुई थी और शांत नहीं हो पा रही थी। अंदर ही अंदर जलने के कारण उसके चेहरे पर एक झुर्री भी आ गई थी। माँ, चूंकि आपने कोई सुराग नहीं छोड़ा है तो उन्हें जांच करने दीजिए। वैसे भी उनके पास जीने के लिए केवल 1 महीने से थोड़ा अधिक समय ही बचा है और अब देवता भी उन्हें नहीं बचा सकते, लॉन्ग जिंग्यांग ने कहा। ये कहते हुए उसे अचानक याद आया कि मू वुशुंग ने अमरता के पवित्र आड़ू के बारे में क्या कहा था और वह मन ही मन उपहास करने से खुद को नहीं रोक पाया। बकवास, अमरता का पवित्र आड़ू। अगर तुम्हारे पिता लॉन्ग मोशन का जीवन बढ़ाने के लिए उस छोटे से कमीने जियाओ जुवानिक्सी की बलि देने पर अड़ गए तो क्या किया जाएगा? जियांग लियुन ने गुस्से में कहा। मू वुशुंग का मरना तो तय है, लेकिन लॉन्ग मोशन की बात अलग है। जब तक मैं अपनी आंखों से लॉन्ग मोशन को मरते हुए नहीं देख लेती तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो फिर आपका बेटा और 10 साल इंतजार कर लेगा, लॉन्ग जिंग्यांग ने शांति से कहा। हालांकि उसका लहजा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में छिपी नफरत ने उसकी सच्ची भावनाओं को धोखा दे दिया। वह स्वाभाविक रूप से और 10 साल इंतजार नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर वास्तव में नौबत यहां तक आ गई तो और 10 साल इंतजार करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। आखिरकार वह दशकों से इंतजार कर ही रहा था। दीवार के भी कान होते हैं। जियांग लियुन भी नफरत से भरी हुई थी। लॉन्ग मोशन की किस्मत हमेशा से अच्छी थी, वह हमेशा बच जाता था और हमेशा उसके बेटे से बेहतर साबित होता था। माँ, अब हमने जो कहना था वह कह दिया है, तो चलिए अब इसके बारे में और बात नहीं करते। आइए इन यादों को अपने दिलों में गहराई तक दफन कर दें, लॉन्ग जिंग्यांग ने जियांग लियुन से कहा। इस तरह की बातें केवल एक बार कही जानी चाहिए, अन्यथा एक दिन आप जो कहते हैं उसी के कारण मुसीबत में पड़ सकते हैं। जियांग लियुन इस सिद्धांत को समझती थी और उसने सिर हिलाया। तुम्हारी माँ जानती है, लेकिन इसे अपने तक ही सीमित रखना मुश्किल है। अभी तुमसे बात करने के बाद मुझे बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। मैं भविष्य में ये बातें दोबारा कभी नहीं कहूंगी। ठीक उसी समय बाहर से एक महल की दासी की आवाज़ आई। पवित्र सम्राट पधार रहे हैं। जियांग लियुन और लॉन्ग जिंग्यांग के चेहरों पर खौफ की एक झलक दिखाई दी, लेकिन वे जल्दी ही शांत हो गए। उन दोनों से बिल्कुल अनजान हॉल के भीतर एक छायादार और अंधेरे कोने में एक गहरी छाया जैसी आकृति बिल्कुल खामोशी से गायब हो गई, जैसे पानी में पानी मिल जाता है। आपका बेटा महामहिम का अभिवादन करता है। पवित्र सम्राट ने प्रवेश किया और लॉन्ग जिंग्यांग ने सम्मानपूर्वक झुककर अभिवादन किया। पवित्र सम्राट ने अपना हाथ हिलाया। औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। जियांग लियुन ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। पवित्र सम्राट का यहाँ आना कैसे हुआ? ये सुनकर कि जिंग्यांग यहाँ है, मैं तुम लोगों के साथ रात का खाना खाने आ गया, पवित्र सम्राट ने शांति से कहा। शायद लंबे समय तक उच्च पद पर रहने के कारण भले ही उनका चेहरा भावहीन था, फिर भी वे बहुत प्रभावशाली और गरिमा में लग रहे थे। जियांग लियुन हैरान थी। पवित्र सम्राट ने बहुत लंबे समय से उससे मुलाकात नहीं की थी और उसे उम्मीद नहीं थी कि आज वे अचानक उसके साथ भोजन करने में रुचि लेंगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि जियांग लियुन हैरान थी। हाल के वर्षों में पवित्र सम्राट को एकांत और शांति पसंद थी और उन्होंने शायद ही कभी उसके महल का दौरा किया हो। वे दोनों कई वर्षों से अलग ही रह रहे थे। शुरुआत में जियांग लियुन बहुत घबराई हुई थी। उसे डर था कि कहीं पवित्र सम्राट को कुछ पता तो नहीं चल गया और वे उससे नफरत तो नहीं करने लगे। लेकिन बाद में उसने पाया कि उसके प्रति उनका रवैया वैसा ही था और वे कभी किसी अन्य महिला को एजियो ड्रैगन पैलेस में नहीं लाए। उसने राहत की सांस ली और यह मान लिया कि वे अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और अकेले जीवन का आनंद ले रहे हैं। उसे लगा कि पुरुष ऐसे ही होते हैं, चाहे वे किसी को कितना भी पसंद क्यों न करें, उनकी भावनाएं अंततः फीकी पड़ ही जाती हैं। मुझे शक है कि वे बहुत पहले ही उस समय के सारे प्रेम और रिश्ते को भूल चुके हैं। लेकिन यही बात जियांग लियुन को सबसे ज्यादा सुकून देती थी, क्योंकि इसका मतलब था कि वे उस महिला के लिए अपनी भावनाओं को भूल चुके हैं जिसने वास्तव में उस समय उनकी जान बचाई थी।
भले ही उन्हें एक दिन सच्चाई का पता चल जाए, फिर भी शायद उन पर कोई असर नहीं होगा। इतने लंबे समय के बाद उनका अचानक आना जियांग लियुन को थोड़ा असहज कर रहा था। सौभाग्य से वे उनके साथ रात का खाना खाने ही आए थे, हालांकि भोजन के दौरान उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन उसे सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब रात के खाने के बाद पवित्र सम्राट वहीं रुक गए और कहा कि वे आज रात उसके महल में ही ठहरना चाहते हैं। जियांग लियुन स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थी। लॉन्ग जिंगयांग भी अपनी मां के लिए खुश था और अपना भोजन समाप्त करने के बाद तुरंत वहां से चला गया। जियांग लियुन ने खुद को सावधानी से धोया और तैयार किया। कांस्य के शीशे में खुद को देखते हुए उसने पाया कि वह अभी भी बहुत अच्छी तरह से संवरी हुई है। समय ने उसमें केवल लालित्य और कुलीनता ही जोड़ी थी और वह अभी भी हमेशा की तरह खूबसूरत थी। हालांकि ये चेहरा अभी भी लिंग जियाओ वेयांग से अलग था। उस समय लिंग जियाओ वेयांग एक सच्ची सुंदरी थी, जिसे देखकर एक महिला भी उससे प्यार करने लगे। वह कभी ईर्ष्या की आग में जलती थी, लेकिन अब कांस्य के शीशे में देखकर वह मुस्कुराए। लिंग जियाओ वेयांग बहुत पहले ही धूल में मिल चुकी थी, जबकि वह उस धन और वैभव का आनंद ले रही थी जो असल में उसका वेयांग का होना चाहिए था। तो इतनी खूबसूरत होने का क्या फ़ायदा जब तुम जिंदा ही न रहो। एक अधूरा किस्सा और लॉन्ग वू की वापसी। मालकिन, लॉन्ग वू वापस आ गया है। जब मू वुशुंग अपने बेटे को सोते समय कहानी सुना रही थी, तभी लॉन्गी ने अंदर आकर सूचना दी। उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसने तुरंत कहानी की किताब बंद कर दी और अपने बेटे से कहा, आज की कहानी यहीं खत्म होती है, अब सो जाओ। माँ, आपने तो अभी सिर्फ 3 वाक्य ही पढ़े हैं, जियाओ जुवानक्सी ने निशब्द होकर कहा। सो जाओ, मैं कल तुम्हें पूरी कहानी सुना दूंगी। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है। जियाओ जुवानक्सी ने मुंह फुला लिया। वह अंकल लॉन्गवू को देखना चाहता था। अंकल लॉन्गली ने कहा था कि अंकल लॉन्गवू लुका छिपी खेलने में सबसे अच्छे हैं। नहीं, तुम्हें नींद आ रही है। मू वुशुंग ने जबरदस्ती अपने बेटे की आंखें बंद कर दीं और उसे सुला दिया। जियाओ जुवानक्सी के पास आज्ञाकारी रूप से अपनी आंखें बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। खैर, अगर माँ ने कहा कि उसे नींद आ रही है तो उसे नींद आ रही है। उसे अपनी माँ का मान रखना ही होगा। अपने बेटे को सुलाने के बाद मू वुशुंग ने अपनी गति बढ़ाई और जल्दी से बाहर गई। लॉन्गवू जमीन पर घुटने टेके उसे प्रणाम कर रहा था। जल्दी उठो लॉन्गवू, क्या तुम्हें कोई काम की खबर मिली? मू वुशुंग ने कुछ उत्सुकता और बेचैनी से पूछा। कुछ दिन पहले उसने जानबूझकर जियांग लियुन तक एक खबर पहुंचाई थी कि वह अतीत की घटनाओं की जांच कर रही है, और फिर लॉन्गवू को जियांग लियुन के पास छिपने के लिए भेज दिया था। ये सब जियांग लियुन को उकसाने के लिए था ताकि वह गुस्से में अतीत का सच उगल दे। आखिरकार उस घटना को दशकों बीत चुके थे और जियांग लियुन इतने लंबे समय से महारानी थी। उसके पास निश्चित रूप से कुछ शातिर चालें होंगी। अगर वह जांच करना भी चाहती तो शायद उसे कुछ नहीं मिलता। इसलिए उसने ये योजना बनाई थी। छिपने के मामले में लॉन्गवू लॉन्गी के अलावा सबसे कुशल अंगरक्षक था। मू वुशुंग के पास एक जलपरी का मोती था जो किसी की भी आभा को छिपा सकता था। इसलिए उसने वह मोती लॉन्गवू को दे दिया ताकि वह अपनी आभा छिपा सके और उसे जानकारी इकट्ठा करने के लिए सीधे जियांग लियुन के पास भेज दिया। जियांग लियुन ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मू वुशुंग जासूस को सीधे उसी के कमरे में तैनात करने का दुस्साहस करेगी। कई दिनों की खामोशी के बाद आज अचानक लॉन्गवू का आना इस बात का सबूत था कि उसने ज़रूर कुछ बहुत महत्वपूर्ण सुना है। लॉन्गवू ने सम्मानपूर्वक कहा, मालकिन, मैंने वास्तव में आज बहुत सी बातें सुनी हैं और मैंने ज़रा भी देर करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए मैं तुरंत यहाँ आ गया। ये कहने के बाद मालकिन की उत्सुक नज़रों के सामने लॉन्गवू ने जियांग लियुन और लॉन्ग जिंगयांग के बीच हुई पूरी बातचीत को शब्दशः सुना दिया, यहाँ तक कि उनके चेहरे के भावों का भी सटीक वर्णन किया। खौफनाक सच्चाई और मू वुशुंग का क्रोध। लॉन्गवू की बातें सुनकर मू वुशुंग का चेहरा भयंकर रूप से कठोर हो गया। लानत है, पूरी तरह से लानत है। जियांग लियुन इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? वह तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। ये सोचकर उसका दिल दहल गया कि जियांग लियुन ने खुद कबूल किया था कि वह दशकों से रॉयल अंकल लॉन्ग मोशन को मारने की कोशिश कर रही थी। और यह भी सच निकला कि रॉयल अंकल की असली मां लिंग जियाओ वेयांग को जियांग लियुन ने ही मारा था। वह डायन तो मां और उसके गर्भ में पल रहे अजन्मे बच्चे दोनों को एक साथ मारना चाहती थी। वह दुष्ट औरत। क्रोध की आग में जलते हुए मू वुशुंग गहरी सोच में पड़ गई। वह सोच रही थी कि जियांग लियुन ने जिस गलतफहमी का जिक्र किया था वह आखिर क्या थी। इन बातचीतों से यह स्पष्ट था कि जियांग लियुन ने न केवल अंकल की मां से महारानी का पद छीना था, बल्कि एक गलतफहमी पैदा करके वह प्यार और सम्मान भी चुरा लिया था जो असल में अंकल की मां का होना चाहिए था। दूसरे शब्दों में, सच्चाई वह नहीं है जो सामने दिख रही है। इतने वर्षों तक जियांग लियुन के लिए पवित्र सम्राट का अटूट प्रेम महज एक झूठ और गलतफहमी पर आधारित था। पवित्र सम्राट जिस व्यक्ति से वास्तव में प्यार करते थे वह अंकल की असली मां थी।
हालांकि जियांग लियून ने पवित्र सम्राट को यह विश्वास दिला दिया कि वह ही उनकी रक्षक है, और इस तरह दशकों तक अद्वितीय गौरव प्राप्त किया। और जियांग लियून ही वह कातिल थी जिसने उनके सच्चे प्यार को मार डाला। अगर पवित्र सम्राट को ये सच पता चला तो क्या होगा? उन्होंने हमेशा सोचा कि जिस औरत के साथ वे अपना जीवन बिता रहे हैं वही उनका सबसे बड़ा प्यार है। लेकिन हकीकत ये थी कि जिसने उनके सच्चे प्यार को मारा वे उसी के साथ रह रहे थे, और अनजाने में ही सही, वे खुद भी उस हत्या में एक सहयोगी बन गए थे। पवित्र सम्राट की उदासी और तिरस्कार के कारण ही जियांग लियून को स्थिति का फायदा उठाने और लिंग जियाओ वेयांग को मारने का मौका मिला था। तो वे सहयोगी नहीं तो और क्या थे? मू वुशुंग ने मन ही मन उपहास किया। उसके अंदर पवित्र सम्राट को ये कड़वा सच बताने की तीव्र इच्छा हो रही थी। हालांकि उसके पास कोई सबूत नहीं था। लॉन्ग वू अकेले एजियो ड्रैगन पैलेस में घुसा था। जलपरी का मोती केवल उसकी आभा को छिपा सकता था, जादुई हथियारों की आभा को नहीं, इसलिए उसके लिए जियांग लियून की बातों को रिकॉर्ड करने के लिए कोई जादुई हथियार निकालना असंभव था। इसके अलावा उसे अंकल के एकांतवास से बाहर आने का इंतजार करना था ताकि वह उनसे इस बारे में चर्चा कर सके। शायद रॉयल अंकल पवित्र सम्राट को सच बताना ही न चाहते हों। उनकी मां का समर्पण व्यर्थ चला गया था और इसे केवल एक गलतफहमी कहकर आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता था। उसे उस गलतफहमी के विवरण की भी जांच करनी होगी जिसका जियांग लियून ने जिक्र किया था। जियांग लियून के वास्तविक शब्द थे, जब से उन्हें ये गलतफहमी हुई कि मैंने उनकी जान बचाई है, मेरे प्रति उनका रवैया पूरी तरह से बदल गया। इसलिए ये गलतफहमी निश्चित रूप से पवित्र सम्राट की जान बचाने के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन पवित्र सम्राट अपने ही रक्षक को पहचानने में गलती कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा अगर यह केवल जान बचाने की बात होती तो क्या पवित्र सम्राट इतने स्नेही होते? इसमें निश्चित रूप से कुछ और भी गहरा राज छिपा है। उसे इस बात की पूरी तरह से जांच करनी होगी। उसने दृढ़ संकल्प लिया कि वह पवित्र सम्राट को जीवन भर के लिए पछताने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि उन्होंने न केवल सम्राट की मां की मौत का कारण बने बल्कि अपने ही बेटे लॉन्ग मोशन को भी दशकों का दर्द और पीड़ा दी। एक युवा राजकुमार के रूप में रॉयल अंकल अपने पिता के प्यार और देखभाल के लिए तरसते थे, लेकिन बदले में उन्हें केवल तिरस्कार और नफरत ही मिली। ओह, क्या ये सब एक क्रूर मजाक नहीं है? जांच करो, जमीन के 3 फीट नीचे तक खोदो, हमें किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना ही होगा जो उस समय पवित्र सम्राट पर आए संकट के बारे में जानता हो। एक बार हमें पता चल जाए कि वास्तव में उस समय क्या हुआ था तो हम पूरी कहानी का अंदाजा लगा सकते हैं। मू वुशुंग ने आदेश दिया। चाहे जियांग लियून कितनी भी चालाक क्यों न हो, वह उन सभी लोगों को नहीं मार सकती थी जो उस समय इस घटना के बारे में जानते थे। इसके अलावा मू वुशुंग केवल ये जानना चाहती थी कि पवित्र सम्राट को कहाँ खतरे का सामना करना पड़ा था और जियांग लियून ने उन्हें कैसे बचाया था। जी मालकिन। लॉन्ग वू ने जलपरी का मोती नीचे रखा और चुपचाप वहां से चला गया। रक्त जैसे लाल जलपरी के मोती को देखकर मू वुशुंग का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। कोई जल्दी नहीं है, आराम से काम करो। वह जियांग लियून को इसके एक एक पाप की भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगी। वेस्ट स्क्वायर, तावीज़ों के मार्ग की शुरुआत। अगली सुबह मू वुशुंग अपने बेटे जुवानक्सी को लेकर वेस्ट स्क्वायर पहुंची। सुबह की सुनहरी धूप में नहाया हुआ वेस्ट स्क्वायर पहले से ही लोगों की भारी भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। चूंकि लोगों की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए कोई भी क्लासरूम उन सभी को समायोजित नहीं कर सकता था, जिसके कारण उन्हें प्रशिक्षण वेस्ट स्क्वायर में ले जाना पड़ा। जैसे ही मू वुशुंग पहुंची, पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। लेकिन हर कोई ऊर्जा से भरा हुआ था और उनके चेहरों पर गहरी उत्सुकता थी। कृपया बैठ जाएं। मू वुशुंग सबसे आगे पालथी मारकर बैठ गई और छोटे जुवानिक्सी ने भी अपनी मां की नकल की। नीचे बैठे लोगों ने तुरंत अपने कुशन पर पालथी मार ली। प्रत्येक व्यक्ति के सामने एक छोटी लकड़ी की मेज थी जिस पर एक तावीज़ ब्रश, तावीज़ का कागज और सिंदूर रखा हुआ था। लकड़ी की मेज़ें किंग्यून स्वॉर्ड सैक्ट द्वारा तैयार की गई थीं, लेकिन तावीज़ ब्रश, कागज और सिंदूर उन्हें खुद लाने थे। मू वुशुंग केवल तावीज़ों का मार्ग सिखाने के लिए जिम्मेदार थी, इसलिए उसके लिए सभी को कागज और सिंदूर उपलब्ध कराना असंभव था। हालांकि अपने संप्रदाय के शिष्यों के लिए किंग्यून स्वॉर्ड सैक्ट ने स्वाभाविक रूप से सारी सामग्री प्रदान की थी। मैं जानती हूं कि आप सभी बहुत उत्साहित हैं, इसलिए आइए 15 मिनट तक ध्यान करके अपने दिमाग को शांत करने से शुरुआत करें, मू वुशुंग ने सभी को संबोधित करते हुए कहा। तावीज़ों का मार्ग साधना के समान ही है, केवल मन को शांत और एकाग्र करके ही कुछ सीखा जा सकता है। ये सुनकर सभी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान करने लगे। वे वास्तव में बहुत उत्साहित थे क्योंकि आखिरकार उन्हें तावीज़ कला सीखने का मौका मिल रहा था। लेकिन 15 मिनट बाद हर कोई शांत हो गया था और उनका मन पानी की तरह स्थिर था। जो शिष्य विभिन्न संप्रदायों द्वारा तावीज़ कला सीखने के लिए चुने गए थे, वे स्वाभाविक रूप से साधारण नहीं थे। पहला सबक और एक कड़ी चेतावनी। मू वुशुंग ने अपना शिक्षण शुरू किया।
उसका बेटा उसके बगल में बैठा था और बाकी सभी की तरह वह भी तावीज़ कला सीख रहा था। मू वुशुंग के सिखाने का तरीका वैसा ही था जैसा उसने कांग्यांग और अन्य शिष्यों को सिखाते समय इस्तेमाल किया था, बिल्कुल सरल और सीधा, फिर भी सबसे प्रभावी। उसने सबसे पहले उन्हें सिखाया कि तावीज़ ब्रश का उपयोग करके आध्यात्मिक शक्ति को तावीज़ के कागज़ पर कैसे सील किया जाए। केवल इसे सीखने के बाद ही वे अगले चरण पर जा सकते थे, जहां उन्हें दानव दमन तावीज़, दानव विनाशक तावीज़ और अन्य मंत्र बनाना सिखाया जाएगा। मैं पहले आपको एक प्रदर्शन करके दिखाती हूँ। ये कहने के बाद मू वुशुंग ने अपना तावीज़ ब्रश उठाया, उसे सिंदूर में डुबोया और तावीज़ के कागज़ को लकड़ी की मेज़ पर सपाट बिछा दिया। फिर उसने बस ब्रश से एक सीधी खड़ी रेखा खींची और वह तावीज़ अचानक तेज़ रोशनी से चमक उठा। हर कोई स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उस तावीज़ में अपार आध्यात्मिक शक्ति समाहित थी, जो अविश्वसनीय रूप से जादुई लग रही थी। मू वुशुंग ने उन्हें तकनीकें समझाईं और फिर सभी को खुद अभ्यास करने के लिए कहा। आमतौर पर आध्यात्मिक शक्ति को तावीज़ में सफलतापूर्वक सील करने में 5 या 6 दिन या उससे अधिक समय लगता है। सभी ने अभ्यास शुरू कर दिया। लगातार कई आश्चर्यजनक आवाज़ें गूंज उठीं। पता चला कि किसी ने तावीज़ में बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा डाल दी थी, जिससे कागज़ तुरंत जलकर राख हो गया। कुछ लोगों ने गलती से अपना तावीज़ ब्रश तोड़ दिया और निराशा से आहें भरने लगे। ये पूरी तरह से सामान्य है, मू वुशुंग ने कहा। तावीज़ बनाना हथियार बनाने से भी अधिक कठिन है। इसके लिए उच्च स्तर की एकाग्रता की आवश्यकता होती है और अभ्यास से ही पूर्णता आती है। यदि आप बिना चूके हर दिन अभ्यास करते हैं और सही तरीका समझ लेते हैं, तो ये कदम आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अभ्यास करते रहें। आमतौर पर अच्छी प्रतिभा वाले लोग केवल 5 या 6 दिनों में सफल हो सकते हैं। किसी ने धीमी आवाज़ में पूछा, जिनकी प्रतिभा कम है, उनका क्या? चाहे आपकी प्रतिभा कितनी भी कम क्यों ना हो, जब तक आप लगन से अभ्यास करते हैं, आप अंततः अपने ब्रश की नोक पर आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित करना सीख ही जाएंगे। लेकिन अगर किसी को लगता है कि उसमें सफल होने की प्रतिभा नहीं है और वह हार मानना चाहता है, तो वह भी यहाँ से जा सकता है। मू वुशुंग ने ठंडी आवाज़ में कहा। उसे उन लोगों से सख्त नफरत थी जो बीच में ही हार मान लेते हैं। उसने शुरू में ही स्पष्ट कर दिया था कि अगर कोई छोड़ना चाहता है, तो यह उसकी अपनी कमी है। हर कोई तुरंत शांत हो गया और लगन से अभ्यास करता रहा। ऐसा अवसर जीवन में केवल एक बार आता है, इसलिए भले ही आप जन्मजात प्रतिभाशाली न हो, आपको दृढ़ रहना ही होगा। 4 साल का नन्हा चमत्कार। माँ, मैंने बना लिया। ठीक उसी समय एक स्पष्ट और चहकती हुई आवाज़ गूंजी। सभी की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं और उन्होंने अपने सिर ऊपर उठाए। उन्होंने अभी क्या सुना? क्या किसी ने पहले ही सफलता प्राप्त कर ली है? और यह आवाज़। पलक झपकते ही सभी की नज़रें सबसे आगे बैठे नन्हे जुवानिक्सी पर टिक गईं। छोटा जुवानिक्सी इस सब से पूरी तरह अनजान था और वह अपने सामने रखा एक तावीज़ उठाकर मुस्कुराते हुए अपनी माँ को दिखा रहा था। माँ, देखो, क्या जिक्सी की चित्रकारी ठीक नहीं है? लोगों ने जो देखा वह ये था कि ज़ियाओ जुवानिक्सी के हाथ में मौजूद तावीज़ से हल्की रोशनी चमक रही थी। कागज़ पर बनी वह तिरछी खड़ी रेखा किसी केचुए जैसी लग रही थी, लेकिन उस रेखा में वास्तव में आध्यात्मिक शक्ति समाहित थी। हालांकि वह आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत मजबूत नहीं लग रही थी, फिर भी यह सभी को सदमे में डालने के लिए काफ़ी थी। ये सिर्फ ठीक नहीं है, ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। हे भगवान, वह अभी महज 4 साल का है, फिर भी उसमें तावीज़ कला की इतनी उच्च प्रतिभा है। क्या ये बच्चा किसी और को जीने भी देगा? जल्द ही, किसी ने प्रतिक्रिया दी और गहरी सांस लेते हुए आश्चर्य से कहा, उसके पास आध्यात्मिक शक्ति है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह साधना कर सकता है? हे भगवान, छोटा जुवानिक्सी केवल 4 साल का है। हर कोई अविश्वास में था, लेकिन तथ्य झुठलाए नहीं जा सकते थे। क्या ज़्यादातर लोगों की आध्यात्मिक जड़ें 12 साल की उम्र के आसपास विकसित नहीं होतीं? ये तो बहुत ही बड़ा चमत्कार है। युवा सम्राट का बेटा वास्तव में असाधारण है। कुछ लोगों ने आह भरते हुए सोचा कि ज़ियाओ जुवानिक्सी की यह अद्भुत क्षमता निश्चित रूप से उसकी शाही और कुलीन रक्त रेखा के कारण है। मू वुशुंग ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। उसने अपने बेटे द्वारा बनाए गए तावीज़ को उठाया, उसे ध्यान से देखा और संतुष्टि में सिर हिलाते हुए कहा, चित्रकारी अच्छी है, लेकिन तुम्हारी लिखावट बहुत बदसूरत है। अभ्यास करते रहो। जिक्सी की लिखावट बुरी नहीं है, ये बस इसलिए है क्योंकि यह ब्रश बहुत बड़ा है। ज़ियाओ जुवानिक्सी ने मुंह फुलाते हुए कहा। मू वुशुंग ने उसके लिए पहले से कुछ भी अलग से तैयार नहीं किया था, इसलिए वह जिस तावीज़ ब्रश का उपयोग कर रहा था, वह वही था जो वयस्क उपयोग करते हैं, जो उसके छोटे हाथों के लिए थोड़ा बहुत बड़ा था। मू वुशुंग ने अपने बेटे को उसी बड़े ब्रश के साथ अभ्यास जारी रखने को कहा, क्योंकि यह उसके लिए कठिनाई बढ़ाने और कौशल सुधारने का एक अच्छा तरीका था। इस छोटे लड़के को अपने माता पिता के सर्वश्रेष्ठ गुण विरासत में मिले थे, उसकी समझ और प्रतिभा दोनों ही उच्चतम स्तर के थे। सफलता की लहर। नन्हे जुवानिक्सी की इस सफलता ने वहां मौजूद सभी लोगों को एक ज़बरदस्त झटका दिया।
हालांकि जियाओ जुवानिक्सी द्वारा एक ही झटके में आध्यात्मिक शक्ति को सफलतापूर्वक सील कर लेने से सभी का मनोबल भी बढ़ गया। वे भला एक 4 साल के बच्चे से इतने बुरे कैसे हो सकते हैं? अगर यह बात बाहर गई तो बहुत शर्मिंदगी होगी। इसलिए सभी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया और पूरी गंभीरता से अभ्यास करने लगे। 4 दिन बाद, जब जियाओ जुवानिक्सी के स्ट्रोक बिल्कुल सटीक हो गए थे और वह हर बार पहली ही कोशिश में आध्यात्मिक शक्ति को सफलतापूर्वक सील कर रहा था, तब जाकर एक और व्यक्ति सफल हुआ। ये व्यक्ति चर्च ऑफ लाइट का एक मुख्य शिष्य था, जिसे विशेष रूप से युन चुवानिक्सिंग द्वारा चुना गया था और वास्तव में उसमें तावीज़ कला की उच्च प्रतिभा थी। फिर एक के बाद एक उन शीर्ष स्तरीय संप्रदायों के शिष्यों ने अपना पहला स्ट्रोक सफलतापूर्वक पूरा करना शुरू कर दिया। मू वुशुंग ने उन्हें 10वें दिन तक अभ्यास जारी रखने दिया, जब तक कि 80% से अधिक लोग सफल नहीं हो गए। उसके बाद ही उसने दूसरा चरण सिखाना शुरू किया। दूसरा चरण अधिक कठिन है और आप जितना आगे बढ़ते हैं यह उतना ही जटिल होता जाता है, लेकिन वास्तव में जब तक आप पहला कदम उठा लेते हैं, ये दहलीज पार करने जैसा है। जिन लोगों को अभी तक सफलता नहीं मिली थी, उनसे मू वुशुंग ने कहा कि वे चिंतित या निराश न हो, और वह उन्हें तब तक सिखाना जारी रखेगी जब तक वे इस 1 महीने के भीतर सफल नहीं हो जाते। यह एक वादा था जो उसने उनसे किया था। 20वां दिन, सभी ने सफलतापूर्वक तावीज़ साधना के मार्ग पर कदम रख दिया था। मू वुशुंग ने बिना कुछ छिपाए पूरे धैर्य के साथ तावीज़ों की कला सिखाई। दुष्ट आत्माओं का विरोध करना सभी आध्यात्मिक साधकों का कर्तव्य है। वह अन्य महाद्वीपों को तो नियंत्रित नहीं कर सकती थी, लेकिन जब तक वह कांगमिंग महाद्वीप पर थी, वह ये गारंटी दे सकती थी कि दुष्ट आत्माएं कोई तबाही नहीं मचा पाएंगी। तावीज़ कला सीखने आए सभी लोग इस सिद्धांत को समझ गए थे और मू वुशुंग के प्रति उनका सम्मान और भी गहरा हो गया था। सीखने की प्रक्रिया के दौरान हर कोई उसके समर्पण को महसूस कर सकता था। वह बिल्कुल भी लापरवाह नहीं थी, उसने हर एक सवाल का जवाब दिया और यहाँ तक कि विशेष रूप से उनके लिए तावीज़ों की संपूर्ण पुस्तक के कई खंड भी छपवाए। ये पुस्तक मू वुशुंग द्वारा स्वयं संकलित की गई थी। इसमें शुरुआती से लेकर उन्नत स्तर तक, सरल से लेकर जटिल तक सब कुछ शामिल था, और इसमें पहले से लेकर 9वें स्तर तक के तावीज़ बनाने के तरीके दर्ज थे। मू वुशुंग के सावधानीपूर्वक मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक पहला पूर्ण प्रथम स्तरीय तावीज़ बनाने वाला पहला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से नन्हा जियाओ जुवानिक्सी था। उसमें तावीज़ कला के लिए अत्यधिक उच्च प्रतिभा थी और वह सीखी गई बातों को अन्य स्थितियों में भी लागू कर सकता था। यहाँ तक कि जब वह कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा होता था, तब भी वह बाकी सभी को मीलों पीछे छोड़ देता था। शुरुआत में सभी को एक छोटे बच्चे से पीछे रह जाना बहुत अखरता था, लेकिन धीरे धीरे वे इसके अभ्यस्त हो गए। आखिरकार वह मू वुशुंग और युवा सम्राट का बेटा था और वह जन्म से ही दूसरों से अलग था। साधारण लोग उसकी बराबरी कर ही नहीं सकते थे। बाद में चर्च ऑफ लाइट के 3 शिष्यों ने भी प्रथम स्तरीय तावीज़ बनाने में सफलता प्राप्त की। फिर एक एक करके अन्य लोग भी सफल होने लगे। शादी की तैयारियां और एक बेशकीमती तोहफा। जल्द ही लॉन्ग मोशन और मू वुशुंग की शादी का दिन नज़दीक आ गया। इसकी घोषणा 1 महीने पहले ही कर दी गई थी, जिससे पूरे महाद्वीप में ये खबर फैल गई थी। एजो ड्रैगन डिवाइन पैलेस ने पहले ही सभी आध्यात्मिक साधकों को इस समारोह का गवाह बनने के लिए एक भव्य भोज की मेज़बानी की थी, जिसने काफ़ी हलचल मचा दी थी। रॉयल अंकल बाहर आने से पहले आधे महीने के लिए एकांतवास में चले गए थे। मू वुशुंग को लगा था कि वे किसी अड़चन पर पहुंच गए हैं और उन्हें साधना की आवश्यकता है। लेकिन अपनी शादी से ठीक एक दिन पहले उसे पता चला कि उसके रॉयल अंकल का एकांतवास साधना के लिए नहीं था, बल्कि व्यक्तिगत रूप से उसके लिए फीनिक्स मुकुट और शादी का जोड़ा तैयार करने के लिए था। उन्होंने यह मुकुट और कढ़ाईदार पोशाक कई साल पहले बनाना शुरू कर दिया था और इसमें अपना पूरा दिल और आत्मा डाल दी थी। जब उसने सावधानी से तैयार किए गए उस जोड़े को पहना और उसकी हर नाजुक रेखा और जटिल पैटर्न को छुआ, तो उसके दिल में भावनाओं का एक सैलाब उमड़ पड़ा और उसकी आंखें नम हो गईं। माँ, शादी करना एक खुशी का अवसर है, आपको रोना नहीं चाहिए। जियाओ जुवानिक्सी ने अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा। माँ आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। जिक्सी सच में चाहता है कि पिताजी आकर उन्हें देखें। युन चुवानिक्सी हंसे और बोले, पागल जिक्सी, तुम्हारे पिता कल ही तुम्हें लेने आ सकते हैं। वे आज तुम्हारी माँ को नहीं देख सकते। मू वुशुंग का उपनाम मू है और उसका मायका चर्च ऑफ लाइट है। युन चुवानिक्सी और मू युवानहोंग के अनुरोध पर वह चर्च ऑफ लाइट में आई थी। कल उसकी शादी के दिन उसके रॉयल अंकल उसे विदा कराने के लिए सीधे यहीं आएंगे। वह मूल रूप से किंगयुन स्वॉर्ड सेक्ट को अपना मायका बनाना चाहती थी, क्योंकि जहां उसने कई साल बिताए थे वह जगह उसे घर जैसी लगती थी। हालांकि वह मू गोबांग और युन चुवानिक्सी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकती थी। पिताजी आज माँ को क्यों नहीं देख सकते? जियाओ जुवानिक्सी ने उलझन में पूछा। चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ युन क्यूबाई ने छोटे जुवानिक्सी को उठाया और उससे कहा, क्योंकि यह हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया एक नियम है। शादी से पहले मिलना अशुभ माना जाता है।
एक कहावत है कि अगर आप शादी से पहले मिलते हैं तो शादी के बाद नहीं मिल पाएंगे। इसलिए परंपरा यह है कि शादी को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए आपको शादी से पहले नहीं मिलना चाहिए। ज़ियाओ ज़ुवानिक्सी समझ गया और बोला, मैं समझ गया, लेकिन मुझे लगता है कि भले ही पिताजी और माँ आज मिल लें, फिर भी वे निश्चित रूप से बहुत बहुत लंबे समय तक एक साथ रहेंगे। कमरे में मौजूद हर कोई हंस पड़ा। हर किसी ने देखा था कि मू वुशुंग और लॉन्ग मोशेन का रिश्ता कितना खूबसूरत था। जीवन और मृत्यु का अनुभव करने के बाद वे हर दिन एक साथ बिताए समय को किसी और से ज्यादा संजोते थे। मू वुशुंग मुस्कुराई। वह जानती थी कि उसके अंकल आज निश्चित रूप से नहीं आएंगे, क्योंकि वे उससे दोबारा कभी अलग नहीं होना चाहते थे। भले ही यह निराधार परंपरा थोड़ी अतार्किक थी, फिर भी वे अपनी शादी में किसी भी अशुभ तत्व को मौजूद रहने की अनुमति नहीं देंगे। रात का सन्नाटा और एक भयानक खबर। रात के समय मू वुशुंग बिस्तर पर लेटी थी। उसके हाथ में एक जेड स्लिप थी। जेड स्लिप द्वारा अलग किए जाने के बावजूद दो धड़कते दिल कसकर जुड़े हुए थे। वे टेलीपैथी के माध्यम से संवाद कर रहे थे, मानो उनके पास कहने के लिए अंतहीन बातें हों। उनकी पहली मुलाकात से लेकर उनकी पहली दिल से दिल की बातचीत तक, और फिर एक दूसरे को अपना जीवन सौंपने तक। एक दूसरे से मिलने से पहले दोनों में से कोई भी प्यार के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता था। भाग्य ने उन्हें इतनी करीब ला दिया, इतना आपस में गूंथ दिया कि अब वे फिर कभी अलग नहीं हो सकते थे। लगभग समय हो गया है, मुझे उठकर दुल्हन बनने की तैयारी करनी चाहिए, मू वुशुंग ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ देर बाद जेड स्लिप से रॉयल अंकल की थोड़ी गहरी और भारी आवाज आई। मेरी पत्नी। उसके दिल में एक मीठी गर्माहट छा गई। वह उनके आकर्षक चेहरे पर कानों के लाल होते हुए सिरों की कल्पना कर सकती थी। मेरे प्यारे पति, जल्दी से आकर मुझे ले जाए, वह जेड स्लिप से मुस्कुरा कर बोली, और फिर अपने बाल और मेकअप तैयार करने के लिए उठ खड़ी हुई। इस बीच जेड स्लिप के दूसरे छोर पर रात के अंधेरे में किसी देवता के समान राजसी लॉन्ग मोशन के आकर्षक चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। यह ऐसा था मानो चांद को दिखाने के लिए बादल छंट गए हों। तभी जेड स्लिप फिर से चमकी और उनकी प्यारी महिला की आवाज़ गूंज उठी। हालांकि यह आवाज़ अब प्यार भरी नहीं, बल्कि दांत पीसती हुई, क्रोधित और बेहद घबराई हुई थी। रॉयल अंकल, हमारा बेटा गायब है। ये निश्चित रूप से पवित्र सम्राट का काम है। उस बूढ़े कमीने ने वास्तव में इस समय हमारे बेटे का अपहरण कर लिया। लॉन्ग मोशन के चेहरे के भाव पलक झपकते ही बदल गए। वे बर्फ की तरह ठंडे और हिंसक हो गए, और उनकी जानलेवा आभा लगभग पानी की तरह टपकने लगी। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनके अच्छे पिता ने उस खौफनाक विचार को कभी नहीं छोड़ा था और उनकी शादी की पूर्व संध्या पर उनके ही बेटे का अपहरण कर लेंगे। उन्हें लगा था कि पवित्र सम्राट ने रक्त बलिदान का विचार त्याग दिया है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह इसी पल की ताक में बैठे थे। इससे पहले ज़ियाओ ज़ुवानिक्सी हमेशा उनके या शुआंग एर के पास या फिर अपने परदादा के पास रहता था, इसलिए पवित्र सम्राट को कोई मौका नहीं मिला था। लेकिन आज रात जब ज़ुवानिक्सी मू वुशुंग के साथ नहीं सो सका, तो पवित्र सम्राट ने अपना दांव चल दिया। शुआंग एर, रक्त बलिदान के लिए मेरा मौजूद होना ज़रूरी है, इसलिए हमारा बेटा अभी पूरी तरह सुरक्षित है। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग मोशन की नज़रें ठंडी थीं, लेकिन उनके स्वर में एक आश्वस्त करने वाला भाव था। वह नहीं चाहते थे कि शुआंग एर बहुत ज्यादा घबराए। मू वुशुंग ने राहत की एक भारी सांस ली और अपने चिंता के आंसुओं को रोक लिया। जब तक उसका बेटा ठीक था, बाकी सब बाद में देखा जा सकता था। चूंकि पवित्र सम्राट ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी, तो अब वे उसे भी निर्दयी होने का दोष न दें। अंकल, पवित्र आड़ू बस 2 घंटे में पूरी तरह से पक जाएगा, ठीक हमारी शादी के समय। तब हम अपनी उम्र बढ़ाने के लिए इसका सेवन कर सकते हैं, जिससे पवित्र सम्राट हमारे बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। हालांकि पवित्र सम्राट की क्रूरता को देखते हुए मैं उन पर कोई दया नहीं दिखाऊंगी। मू वुशुंग ने अपना गुस्सा दबाते हुए खूंखार स्वर में कहा। आज मैं उनके घावों को उधेड़ दूंगी और उस खूनी सच का पूरी दुनिया के सामने पर्दाफाश करूंगी। युन कियूबाई बुरी तरह से रो रही थीं। ये वही थी जिन्होंने ज़ियाओ ज़ुवानिक्सी को अपनी दादी के साथ एक रात के लिए सोने दिया था। उस समय ज़िक्सी कितना आज्ञाकारी था। कहानी सुनने के बाद वह चुपचाप सो गया था, लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई उन्हें बेहोश करके उनके अनमोल नाती का अपहरण कर लेगा। अगर ज़िक्सी को कुछ भी हुआ तो मैं जीवन भर खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी, युन कियूबाई ने दुखी होकर कहा। कमरा लोगों से भरा हुआ था और किसी के भी चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। मू युवानहोंग ने अपनी पत्नी के कंधे को थपथपाया और अपराधबोध से कहा, यह मेरी गलती है। मैंने ज़िक्सी की सुरक्षा के लिए पर्याप्त लोग नहीं भेजे थे। युन चुवानिक्सी ने ठंडी आवाज में कहा, अपहरणकर्ता कम से कम स्पिरिट इमोर्टल क्षेत्र का योद्धा है। आप कितने भी लोग भेज देते, वे उसका मुकाबला नहीं कर पाते। वह पूरी तैयारी के साथ आया था, जिसका मतलब है कि वह लंबे समय से इसकी साजिश रच रहा था। इतनी हिम्मत किसकी हुई? वजीजी आग बबूला हो गए थे।
अपने नन्हे प्रपौत्र शिष्य के अपहरण की बात सोचकर ही वे बेहद चिंतित और क्रोधित थे। कुछ ही देर में लिंग जियाओक्सियन और उनकी पत्नी, जिन्हें एजियो ड्रैगन पैलेस में होना चाहिए था, खबर सुनकर वहां पहुंच गए। खौफनाक साजिश का पर्दाफाश। वुशुंग, क्या जिक्सी को पवित्र सम्राट ले गया है? जैसे ही चांगसुन रोंग पहुंची, उन्होंने घबराहट में मू वुशुंग से पूछा। मू वुशुंग अब तक शांत चेहरे के साथ चुप थी, लेकिन जो लोग उसे अच्छी तरह जानते थे वे समझ सकते थे कि इस समय वह कितनी भयानक हद तक क्रोधित थी। चांगसुन रोंग की बात सुनकर हर कोई सदमे में आ गया। पवित्र सम्राट? क्या पवित्र सम्राट ने जियाओ जुवानिक्सी का अपहरण किया है? यह क्या हो रहा है? मू वुशुंग ने लिंग जियाओक्सियन और चांगसुन रोंग की ओर सिर हिलाते हुए कहा। ये निश्चित रूप से वही है। वह लंबे समय से साजिश रच रहा है और रॉयल अंकल के जीवन को 10 साल और बढ़ाने के लिए मेरे बेटे के जीवन का रक्त बलिदान के रूप में उपयोग करना चाहता है। हमने स्पष्ट रूप से उसे मना कर दिया था, लेकिन वह अभी भी अपनी जिद पर अड़ा है। हर कोई स्तब्ध और खौफदा रह गया। किसी ने कभी ऐसी भयानक घटना की उम्मीद नहीं की थी। दीदी, अब हमें क्या करना चाहिए? मू यूहिंग ने चिंता से कहा। वह जानता था कि उसकी बहन के पास अमरता का आड़ू है, जिसे खाने से जीवनकाल बढ़ सकता है। लेकिन पवित्र सम्राट को यह नहीं पता था, और अगर उसने सुना भी होता तो वह कभी विश्वास नहीं करता। हमें पवित्र सम्राट को किसी भी कीमत पर जियाओ जुवानिक्सी का रक्त बलिदान नहीं करने देना चाहिए, युन चुवानिक्सिंग ने कठोरता से कहा। मू वुशुंग का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। उसने कहा, कुछ ही घंटों में आड़ू पक जाएंगे और मेरा और मेरे अंकल का जीवनकाल बढ़ जाएगा। स्वाभाविक रूप से तब वह जिक्सी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन उसने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं और मैं उसे आसानी से जाने नहीं दूंगी। चमत्कारिक फल, अमरता का पवित्र आड़ू। आड़ू? वुजीजी ने आश्चर्य से चीखते हुए पूछा। वुशुंग, क्या तुमने सच में अमरता का पवित्र आड़ू ढूंढ लिया है? युन चुवानिक्सिंग, मू युवानहोंग और अन्य लोगों ने भी उत्सुकता और बेचैनी से उसकी ओर देखा। चूंकि यह उसके और लॉन्ग मोशन के जीवन का सवाल था, इसलिए वे उनके जीवनकाल को बढ़ाने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दानव जाति के निषिद्ध क्षेत्र की शक्ति बहुत खौफनाक थी। वे चाहे कुछ भी कर लें, उनका जीवनकाल हर दिन तेजी से खिसक रहा था। वे जानते थे कि जब तक वे किंवदंतियों में बताए गए अमरता के पवित्र आड़ू नहीं ढूंढ लेते, तब तक दोनों के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। ये सुनकर कि आड़ू लगभग पकने वाले हैं, वे आश्चर्यचकित और बहुत खुश थे, हालांकि उन्हें अभी भी इस पर विश्वास करना मुश्किल लग रहा था। मू वुशुंग ने सिर हिलाया। हाँ, मिल गया। वह जानती थी कि अगर वह सिर्फ इतना कहेगी तो वे शायद उस पर विश्वास न करें और सोचें कि वह उन्हें चिंता से बचाने के लिए झूठ बोल रही है। इसलिए उसने अपने जादुई स्थान से एक कच्चा हरा आड़ू निकाला और उसे वुजीजी के हाथ में रख दिया। ये वह आड़ू है। आप इसकी असीम जीवन शक्ति को महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह अभी पूरी तरह से पका नहीं है, इसलिए इसका प्रभाव केवल आधा है। वुजीजी का मुंह खुला का खुला रह गया। उनके हाथ में मौजूद हरे आड़ू से एक ताज़ा कच्चे फल की खुशबू आ रही थी और उसकी जीवन शक्ति वास्तव में असीम थी। उन्हें जरा भी संदेह नहीं था कि यह वही पौराणिक पवित्र आड़ू था। हे भगवान, ये तो पौराणिक अमरता का आड़ू है। यह अविश्वसनीय था। युन चुवानिक्सिंग और उनके समूह ने भी आड़ू को हाथ में लेकर ध्यान से देखा। हर कोई अत्यधिक सदमे में था। मू वुशुंग के आड़ू निकालने से पहले उन्होंने इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं की थी। आखिरकार इस तरह का पवित्र फल एक महान जादुई वस्तु है और मानव दुनिया में इसका मौजूद होना असंभव माना जाता था। किंवदंती है कि आड़ू के पेड़ पर हर 3000 साल में फूल खिलते हैं और हर 3000 साल में फल लगते हैं, और केवल एक आड़ू इंसान के आध्यात्मिक जीवनकाल को 1000 साल तक बढ़ा सकता है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अमरता के पवित्र आड़ू शाश्वत जीवन और स्वर्ग जितने लंबे समय तक जीवित रहने की शक्ति प्रदान कर सकते हैं। ये पूरी तरह से अविश्वसनीय था। जहाँ तक इसके सटीक प्रभाव का सवाल है, वह तो वुशुंग और अन्य लोगों के इसे खाने के बाद ही पता चलेगा। आड़ू सभी के हाथों से गुजरने के बाद वापस मू वुशुंग के पास लौट आया। शादी का दिन और मू वुशुंग का संकल्प। चांगसुन रोंग ने कहा, वुशुंग, तुम्हारा जीवनकाल खत्म होने वाला है। तुम पहले इस आधे पके आड़ू को क्यों नहीं खा लेती? इससे तुम्हारी उम्र काफ़ी बढ़ जाएगी और तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि यह आड़ू वास्तव में कितना जीवन दे सकता है। मू वुशुंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, हालांकि आधे पके आड़ू का कुछ प्रभाव होता है, लेकिन इन्हें अवशोषित करना मुश्किल है और ये आध्यात्मिक साधकों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। ये केवल दानवों के लिए उपयुक्त हैं। वुजीजी की आंखें चमक उठीं और उन्होंने पास ही गहरी नींद में सो रही छोटी लाल लोमड़ी को उठाते हुए कहा, क्यों न हम अली को थोड़ा चखने दें। अली एक दानव है और एक आधे पके आड़ू की ऊर्जा को अवशोषित कर सकती है। चूंकि वुशुंग ने आड़ू पहले ही तोड़ लिया था, तो वे उसे ऐसे ही सड़ने नहीं दे सकते थे। क्या अली इसे खाने के लिए बहुत छोटी नहीं है? मू यूहिंग ने पूछा। मू वुशुंग ने सिर हिलाया। उसे याओची की विरासत मिली थी और वह आड़ू के प्रभावों को जानती थी।
अली इसे खा सकती थी और यह उसके जीवन काल में 500 साल और जोड़ देगा। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में केवल 10 आड़ू खा सकता है और हर एक का प्रभाव होगा, हालांकि प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाएगा। 11वें आड़ू तक ये शरीर के लिए किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए उसने कहा, अली आड़ू के प्रभाव को अवशोषित कर सकती है, लेकिन आड़ू कुछ ही घंटों में पकने वाले हैं, इसलिए उसे आधे पके फल खिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने आधा पका आड़ू वापस ले लिया। आड़ू का पेड़ फलों से लदा हुआ था, जो उसके आसपास के लोगों के साथ साझा करने के लिए पर्याप्त था। अली इस सब से पूरी तरह अनजान थी और गहरी नींद में सो रही थी। पवित्र आड़ू के प्रकट होने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। जब तक मू वुशुंग और लॉन्ग मोशन की उम्र की समस्या सुलझ रही थी, तब तक जियाओ जुवानिक्सी की सुरक्षा काफ़ी हद तक सुनिश्चित थी। हालांकि हर कोई अभी भी बहुत गुस्से में था। पवित्र सम्राट की यह हरकत वास्तव में घिनौनी और नफरत के लायक थी। जियाओ जुवानिक्सी एक प्यारा, जीवित बच्चा था और किसी को भी इस दुनिया में जीने का उसका अधिकार छीनने का कोई हक नहीं था। चिंता मत कीजिए, शादी योजना के अनुसार ही होगी। मुझे तैयार होना है। मेरे रॉयल अंकल मुझे लेने जल्द ही यहाँ आएंगे, मू वुशुंग ने सभी को संबोधित करते हुए कहा। आखिरकार रक्त बलिदान के लिए रॉयल अंकल की उपस्थिति आवश्यक है। उनके बिना पवित्र सम्राट बलिदान नहीं कर सकता, इसलिए उसका बेटा अभी पूरी तरह सुरक्षित है। तो अब उसे जो करना था वह ये दिखावा करना था कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है और शादी की रस्में जारी रखनी है, और फिर एजियो ड्रैगन पैलेस में होने वाली शादी में पवित्र सम्राट को इस कदर बेइज्जत करना है कि वह जीवन भर पछताए। वह प्रतिशोधी है और पुरानी दुश्मनी कभी नहीं भूलती, खासकर जब पवित्र सम्राट ने उसके सबसे बड़े टुकड़े उसके बेटे पर हाथ डालने की जुर्रत की है। अगर कोई उसके बेटे को छूने की हिम्मत करता है तो वह किसी भी कीमत पर पवित्र सम्राट को कोई रियायत नहीं देगी। स्नान करने और तैयार होने के बाद उसने फीनिक्स मुकुट और शादी का जोड़ा पहना और मू वुशुंग के सिर पर एक चमकदार लाल रंग का घूंघट डाल दिया गया। दुनिया के सभी आध्यात्मिक साधक जानते हैं कि आज युवा सम्राट लॉन्ग मोशन और मू वुशुंग की शादी का दिन है। पूरे शहर को लालटेनों और रंग बिरंगी पताकाओं से सजाया गया था और लाल कपड़े ऊंचे लटकाए गए थे। हर जगह समारोह देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। मू वुशुंग तावीज़ की कला सिखाने के कारण प्रसिद्ध और सम्मानित हो गई थी और बहुत से लोग सिर्फ उसके प्रति अपना सम्मान और आशीर्वाद देने के लिए समारोह में आए थे। एजियो ड्रैगन पैलेस दुनिया भर के मेहमानों के लिए एक भव्य भोज का आयोजन कर रहा था और इसकी उदारता सच में उल्लेखनीय थी। आज पवित्र राजधानी की सरायों और रेस्तरां में सभी का खर्च एजियो ड्रैगन पैलेस द्वारा वहन किया जाना था। हालांकि एजियो ड्रैगन पैलेस में प्रवेश करने के लिए महाद्वीप पर किसी का कुछ रुतबा और पद होना चाहिए। यद्यपि एजियो ड्रैगन पैलेस विशाल है, ये केवल सीमित संख्या में लोगों को ही समायोजित कर सकता है। बिना किसी रुतबे और पद के अंदर जाने में किसी को भी शर्मिंदगी महसूस होगी। एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक वापसी उपहार मिलेगा, जिसमें एक 8वें स्तर का स्पिरिट तावीज़, एक 6ठे स्तर की जादुई गोली पिल और 99 शीर्ष स्तर के स्पिरिट स्टोन शामिल थे। इनमें से सिर्फ एक शीर्ष स्तर का स्पिरिट स्टोन 100,000 उच्च स्तरीय स्पिरिट स्टोन के बराबर होता है, तो अमूल्य 8वें स्तर के स्पिरिट तावीज़ की तो बात ही छोड़िए। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि केवल मू वुशुंग ही 8वें स्तर के स्पिरिट तावीज़ बना सकती है। दूसरे शब्दों में 8वें स्तर के स्पिरिट तावीज़ बाहर बाजार में नहीं खरीदे जा सकते। अगर उन्हें नीलाम किया जाता तो उनकी कीमत आसमान छूती। मू वुशुंग द्वारा तैयार की गई 6ठे स्तर की गोलियां जहर से पूरी तरह मुक्त हैं। जब तक यह उसके द्वारा बनाई गई गोली है, यहाँ तक कि पहले स्तर की गोली भी अत्यधिक मांग में रहती है। कुछ लोग तो उसके द्वारा बनाई गई गोलियों को अपने वंशजों को सौंपने के लिए इकट्ठा भी करते हैं। ये वापसी उपहार बेहद मूल्यवान था। किसी ने इस वापसी उपहार को प्राप्त किया, अपनी दिव्य चेतना से इसकी जांच की और इतना चौंक गया कि वह वहीं बेहोश हो गया। जागने के बाद उसे होश में आने में काफ़ी समय लगा। जियांग लियुन का क्रोध। माँ, पिताजी इन लोगों को इतना महंगा वापसी उपहार क्यों भेजेंगे? लॉन्ग जिंगयांग ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया था और वह स्पष्टीकरण मांगने के लिए जल्दी से अपनी माँ जियांग लियुन के पास वापस गया। आपको पता होना चाहिए कि शीर्ष स्तर के स्पिरिट स्टोन अत्यंत दुर्लभ हैं और यहाँ तक कि उनके एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस में भी बहुत अधिक नहीं हैं। फिर भी पिता राजा ने वास्तव में उनमें से प्रत्येक मेहमान को 99 शीर्ष स्तर के स्पिरिट स्टोन दिए। ये बहुत अधिक खर्चीला और लॉन्ग मोशन के प्रति बहुत अधिक सम्मान दिखाने वाला था। वह बेहद आक्रोशित महसूस कर रहा था। ये सुनकर जियांग लियुन को गहरा सदमा लगा। 99 टुकड़े 1 करोड़ उच्च स्तरीय स्पिरिट स्टोन के बराबर थे। समारोह देखने के लिए एजियो ड्रैगन पैलेस में आने वाले लोगों की संख्या कम से कम 1000 थी। क्या तुम्हारे पिता पागल हो गए हैं? जियांग लियुन की आवाज़ तीखी हो गई। इतने सारे स्पिरिट स्टोन लुटाना, यह पागलपन नहीं तो और क्या है? क्या उसके बड़े बेटे की शादी वास्तव में इतनी खुश होने वाली बात है? वह तुरंत उठी, ये सोचकर कि वह पवित्र सम्राट को ढूंढेगी और इस मामले की तह तक जाएगी।
तुम्हारे पिता अब कहाँ हैं? लॉन्ग जिंगयांग ने जल्दी से उत्तर दिया, शादी का जुलूस अभी अभी निकला है। पिताजी अभी तक मेहमानों का स्वागत करने के लिए बाहरी हॉल से बाहर नहीं आए हैं। वे अभी भी अपने योंगहे पैलेस में हैं। जियांग लियुन ने अपनी स्कर्ट उठाए और निकल गई। महारानी पधारी हैं। योंगहे पैलेस के बाहर महल के सेवकों की आवाज़ें जोर से गूंज उठीं। लेकिन महल के दरवाजे अचानक बंद हो गए। जियांग लियुन ने बंद दरवाजों की ओर देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। इसका क्या मतलब है? क्या वह उससे मिलना नहीं चाहते, या वह दोषी महसूस कर रहे थे और उसका सामना करने से डर रहे थे? जियांग लियुन गुस्से से जल रही थी। पानी में पत्थरों की तरह फेंके गए इतने सारे स्पिरिट स्टोन का विचार ही उसके दिल को छलनी कर रहा था। इतने सारे स्पिरिट स्टोन उसके बेटे के लिए छोड़े जाने चाहिए थे। अंदर जाओ और पवित्र सम्राट को सूचित करो। मैं हॉल के बाहर इंतजार करूंगी, जियांग लियुन ने जोर से कहा। उसका मानना था कि पवित्र सम्राट अपराधबोध के कारण उससे बच रहे थे। उन्होंने पहले कहा था कि वह सब कुछ उसके और उनके बेटे के लिए छोड़ देंगे, और उन्होंने हमेशा जिंगयांग को ही अपना इकलौता बेटा माना था। हालांकि उन्होंने दुनिया के सभी आध्यात्मिक साधकों के लिए समारोह में शामिल होने के लिए भोज की मेजबानी करने में इतने सारे स्पिरिट स्टोन खर्च कर दिए, और यहां तक कि पवित्र राजधानी के सभी सरायों और रेस्तरां का खर्च भी चुका दिया। उन्होंने मेहमानों को वापसी उपहार देने के लिए स्पिरिट स्टोन्स के अपने भंडार का आधा हिस्सा भी निकाल लिया। वह इसे स्वीकार नहीं कर सकती थी और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हालांकि वह कभी कभी दोषी महसूस करती थी। वह इतने सालों तक पवित्र महारानी रही थी और उसने पवित्र सम्राट के गहरे स्नेह और कोमलता का भी आनंद लिया था। उसने एक ऐसा आत्मविश्वास हासिल कर लिया था जो उसका अपना नहीं था, और उसे विश्वास था कि पवित्र सम्राट उसके और बाकी सभी के साथ अलग व्यवहार करते थे। इसलिए वह आज यहाँ इंतजार कर रही थी, और उसे पवित्र सम्राट से एक उचित स्पष्टीकरण चाहिए ही चाहिए था। एक महल के सेवक ने अंदर जाकर दरवाजे पर संदेश दिया, लेकिन पवित्र सम्राट ने बेसब्री से उसे हाथ हिलाकर दूर कर दिया। दादा और पोता, एक खौफनाक बातचीत। मैं आपको दादा नहीं कहूंगा, भले ही आप मुझे मार डालें। छोटे बच्चे के हाथ और पैर उसकी पीठ के पीछे कुर्सी से बंधे हुए थे, और उसकी गोरी कलाइयों पर मजबूत रस्सियों से लाल निशान पड़ गए थे। मूल रूप से जियाओ जुवानक्सी को बांधा नहीं गया था। जब से उसका अपहरण हुआ था, वह शांत और आज्ञाकारी था। उसने कोई आवाज़ नहीं की थी या रोया नहीं था। ये तब तक था जब तक कि एक बूढ़ा आदमी उसे एजियो ड्रैगन पैलेस के एक गुप्त कक्ष में नहीं ले गया, जहां उसने आसपास किसी को नहीं देखा और चुपके से भागने की कोशिश की। वह पहले ही स्पिरिट अप्रेंटिस दायरे के 8वें स्तर पर पहुंच चुका था, जिससे वह चुपचाप और गुप्त रूप से आगे बढ़ सकता था। इसके अलावा चूंकि किसी को नहीं पता था कि वह साधना कर सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी सतर्कता कम कर दी और उसने भागने का अवसर ले लिया। दुर्भाग्य से उसका सामना सीधे पवित्र सम्राट से हो गया, इसलिए पवित्र सम्राट ने अपने आदमियों को उसे बांधने का आदेश दिया। पवित्र सम्राट ने जियाओ जुवानक्सी की ओर देखा। वह छोटा बच्चा चतुर और होशियार था और बिल्कुल लॉन्ग मोशन जैसा दिखता था जब वह बच्चा था, लेकिन वह लॉन्ग मोशन की तुलना में कहीं अधिक जीवंत और प्यारा था। शायद जैसे जैसे लोग बूढ़े होते हैं, वे अतीत की यादों में खो जाते हैं। शुरुआत में पवित्र सम्राट लिंग जियाओ वे यांग से नफरत करते थे। वह उनसे अपनी कानूनी पत्नी का स्थान लेने के लिए नफरत करते थे, बिना अनुमति के उनके बच्चे के साथ गर्भवती होने के लिए नफरत करते थे, और उन कई बुरी चीज़ों के लिए नफरत करते थे जो उन्होंने की थीं। इसलिए वह अपने बड़े बेटे को भी नापसंद करते थे। कुछ का तो यहाँ तक मानना था कि उसे एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस का युवा सम्राट नहीं होना चाहिए और यह पद उनके स्वीकृत बेटे के लिए आरक्षित होना चाहिए। लेकिन हाल के वर्षों में वह धीरे धीरे समझने लगे थे कि शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि लॉन्ग मोशन का व्यक्तित्व उनके अपने व्यक्तित्व से बहुत मिलता जुलता था। दोनों ही बहुत वफादार थे और वह लॉन्ग जिंगयांग से ज़्यादा उनकी तरह दिखता था। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे दिल में उसकी पहचान को स्वीकार कर लिया। वह अच्छी तरह जानते थे कि हालांकि उनका दूसरा बेटा उनका पसंदीदा था, लेकिन उनके दूसरे बेटे का स्वभाव स्थिर नहीं था। उनके दूसरे बेटे की तुलना में उनका बड़ा बेटा एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस का मास्टर बनने के लिए सबसे उपयुक्त था। उन्होंने भविष्य में ये पद लॉन्ग मोशन को सौंपने का फैसला किया। हालांकि बाद में लॉन्ग मोशन ने दानव जाति के निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया और उसका जीवनकाल समाप्त हो रहा था। इसलिए उन्होंने अपने बड़े बेटे के जीवन को 10 साल तक बढ़ाने के लिए अपने पोते के जीवन का उपयोग करने के बारे में सोचा। आखिरकार वह उनका बेटा था, वह उसे मरने नहीं दे सकते थे। भविष्य में लॉन्ग मोशन का एक और बेटा हो सकता है, इसलिए एक बच्चे के जीवन का बलिदान करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तब तक था जब तक कि उन्होंने जियाओ जुवानक्सी को फिर से नहीं देखा। उनके रक्त की पुकार ने उन्हें असहनीय बना दिया। वह जियाओ जुवानक्सी को उन्हें दादा कहते हुए सुनना चाहते थे, शायद तब वह अपना मन बदल लेते। वह जियाओ जुवानक्सी को वयस्क होने तक पाल सकते थे और उसे उस व्यक्ति के रूप में ढाल सकते थे जो वह सबसे ज़्यादा चाहते थे।
वह केवल 4 साल का था, फिर भी वह पहले से ही साधना करना जानता था और स्पिरिट अप्रेंटिस दायरे के 8वें स्तर तक पहुंच गया था, जिसने उन्हें भी चौंका दिया था। हालांकि ज़ियाओ ज़ुवानिक्सी उन्हें बुलाना नहीं चाहता था। पवित्र सम्राट का चेहरा काला पड़ गया। चूंकि ऐसी बात है तो हमें इस छोटी सी चीज़ को फेंकना ही होगा। ये थोड़ी शर्म की बात है। तो क्या हुआ? उसने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि वह एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस का वंशज है। क्या तुम अपनी आंखों से अपने पिता को मरते हुए देखना चाहते हो, या तुम अपने पिता के 10 साल के जीवन के बदले में स्वर्ग के मार्ग को अपना जीवन अर्पित करने के लिए तैयार हो? पवित्र सम्राट ने बर्फीले लहजे में पूछा। ज़ियाओ ज़ुवानिक्सी ने दृढ़ता से कहा, मेरे माता पिता नहीं मरेंगे। कोई भी अमर नहीं है। कुछ जल्दी मर जाते हैं, कुछ देर से, और वे बहुत जल्द मर जाएंगे। ज़ियाओ ज़ुवानिक्सी ने इस बात का सीधा जवाब नहीं दिया, इसके बजाय उसने अपनी मासूम लेकिन तेज़ आवाज़ में उनसे कहा, आप दयनीय हैं। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि कोई भी आपसे सच्चा प्यार नहीं करता। आप हमेशा बिल्कुल अकेले रहेंगे, यहाँ तक कि मेरे पास भी बहुत से लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरी परवाह करते हैं। लेकिन मुझे आप पर बिल्कुल भी दया नहीं आती, क्योंकि माँ ने कहा था कि एक दयनीय व्यक्ति में हमेशा कुछ न कुछ घृणित होता है, और आप घृणित हैं। ज़ियाओ ज़ुवानिक्सी को बहुत पहले ही पता चल गया था कि उसके पिता के पिता एक बेहद गैर जिम्मेदार पिता थे। इसलिए वह पवित्र सम्राट को दादा कहने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। बच्चे बहुत संवेदनशील होते हैं और आसानी से भांप सकते हैं कि बड़े उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जब उसकी माँ ने उसके नाना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, तब भी वह प्यार से उन्हें नाना बुलाता था, क्योंकि उसके नाना की भावनाएं उसके लिए पूरी तरह शुद्ध थीं। वे वास्तव में उसे पसंद करते थे और उनका कोई छिपा हुआ मकसद नहीं था। लेकिन उसके पिता के पिता बिल्कुल अलग थे। दानव जाति के निषिद्ध क्षेत्र के बाहर वह पहली बार पवित्र सम्राट से मिला था। खून के रिश्ते से यह व्यक्ति उसके बहुत करीब था, यहाँ तक कि उसके नाना से भी ज्यादा करीब। लेकिन उसे पवित्र सम्राट से अपने लिए कोई स्नेह महसूस नहीं हुआ था, केवल एक खौफनाक उदासीनता ही महसूस हुई थी। ज़ियाओ ज़ुवानिक्सी साफ देख सकता था कि वे उसके साथ अपने पोते जैसा व्यवहार बिल्कुल नहीं कर रहे थे। उनका उसे देखने का नजरिया ऐसा था मानो वे किसी वस्तु का मूल्यांकन कर रहे हों। उसके माता पिता ने उसे पहले ही बहुत सी बातें बता दी थीं, जिसमें यह भी शामिल था कि उसे हर समय उनके साथ क्यों रहना चाहिए और उसे अपने पिता के पिता से सावधान क्यों रहना चाहिए। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने अपनी गोल आंखों से सीधे थोड़े नाराज दिख रहे पवित्र सम्राट को घूरा। पवित्र सम्राट जोर से दहाड़े, तुम छोटे शैतान, क्या तुम अपने बड़ों से ऐसे बात करते हो? चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारा दादा हूँ। ज़ियाओ ज़ुवानिक्सी की आवाज़ अभी भी स्पष्ट और चहकती हुई थी, और उसने पूरी परिपक्वता के साथ कहा, मैं जानता हूं कि आप मेरे पिता को 10 साल का और जीवन देने के लिए एक गुप्त तकनीक के साथ मेरे जीवन का रक्त बलिदान करना चाहते हैं। मैं कोई 2 या 3 साल का बच्चा नहीं हूं। मैं सब कुछ समझता हूं। आप नाम के लिए मेरे दादा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप वास्तव में मुझे अपना पोता मानते तो आपको मेरी सहमति के बिना ज़बरदस्ती मेरा अपहरण नहीं करना चाहिए था और मेरी जान लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। उसकी बातों का सीधा सा अर्थ था, आप मेरे दादा कहलाने के लायक नहीं हैं। नन्हे ज़ुवानिक्सी का बेबाक जवाब। पवित्र सम्राट ज़ियाओ ज़ुवानिक्सी की बातें सुनकर सदमे में निशब्द रह गए। उनकी नज़र में ये छोटी सी चीज़ महज 4 साल का एक बच्चा था जो कुछ नहीं समझता था। हालांकि वह पूरे तर्क और समझदारी के साथ बोल रहा था। वह चतुर और हाजिर जवाब था, बिल्कुल भी किसी 4 साल के बच्चे जैसा नहीं। उन्हें और भी अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि लॉन्ग मोशन और मू वुशुंग एक 4 साल के बच्चे को ऐसी बातें बताएंगे। दूसरे शब्दों में, ज़ियाओ ज़ुवानिक्सी के अपहरण के क्षण से ही उसे पता था कि उसे किस खौफनाक चीज़ का सामना करना है। फिर भी वह खतरे का सामना करते हुए शांत और अडिग था, बिना घबराए, बिना रोए या दया की भीख मांगे, जो उसकी अखंडता का प्रमाण था। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि यह बच्चा वास्तव में एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस की असली और शुद्ध रक्तरेखा था। पवित्र सम्राट सोच में पड़ गए कि क्या वे वास्तव में सही काम कर रहे थे। लंबे समय तक विचार करने के बाद उन्होंने अचानक कहा, चूंकि तुम समझते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे पिता को बचाने के लिए यहाँ लाया हूँ, तो अगर तुम में अपने माता पिता के प्रति थोड़ी भी भक्ति होती तो तुमने विरोध नहीं किया होता। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम स्वार्थी हो? ज़ियाओ ज़ुवानिक्सी मुस्कुराया, अगर पिताजी और माँ के पास सच में जीने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा होता तो मैं उन्हें बचाने के लिए अपनी जान देने को खुशी खुशी तैयार रहता। लेकिन वे भविष्य में एक अच्छा जीवन जिएंगे, वे नहीं मरेंगे। आप ज़िक्सी को स्वार्थी कहते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वह महान है? उसने अपना छोटा सा सिर पीछे झुकाया, उसका सुंदर चेहरा पूरी तरह से गंभीर था। उसने सिर हिलाते हुए कहा, आप महान नहीं हैं, आप दुनिया के सबसे स्वार्थी इंसान हैं। आप केवल यही चाहते हैं कि सब कुछ आपके अपने विचारों के अनुसार हो और आप दूसरे लोगों के विचारों की बिल्कुल परवाह नहीं करते। माँ ने कहा था कि इस तरह का व्यक्ति दुनिया में सबसे ज्यादा स्वार्थी होता है। पवित्र सम्राट का चेहरा एक पल में बेहद खराब हो गया।
शायद वे शर्मिंदा और गुस्से में थे क्योंकि ज़ियाओ ज़ुवानिक्सी ने उनके विचारों को पढ़ लिया था। शायद उन्हें नहीं लगता था कि उन्होंने जो कुछ भी किया है वह स्वार्थी था, या शायद उन्हें इस बात का गुस्सा था कि एक 4 साल का बच्चा उनकी, एक प्रतिष्ठित पवित्र सम्राट की आलोचना कर रहा था, जो उनके लिए घोर अपमान था। उस क्षण वे क्या सोच रहे थे यह कोई नहीं जानता। दरवाजे के बाहर से फिर एक सेवक की आवाज़ आई। जियांग लियून अभी भी हॉल के बाहर उनसे मिलने का इंतजार कर रही थी। सम्राट की गहरी आंखों में एक रोशनी चमकी और वे बोले, तुम्हारे पिता के पास जीने के लिए केवल आधा महीना है। जब वह आधा महीना खत्म हो जाएगा तो वह मर जाएंगे। वे बस तुमसे झूठ बोल रहे हैं कि वे नहीं मरेंगे। ये कहने के बाद पवित्र सम्राट ने अंधेरे में छिपे लोगों को संबोधित किया। इस पर नज़र रखो, जब शुभ समय आए तो इसे गुप्त तकनीक निष्पादित करने के लिए बाहर ले आना। अंधेरे से कई बुरी आवाज़ों ने सहमति में उत्तर दिया। पवित्र सम्राट मुड़े और ठंडे और उदासीन भाव से वहां से चले गए। ज़ियाओ ज़ुवानिक्सी की ओर एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। उन्हें एक मरने वाले बच्चे को देखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, भले ही वह बच्चा उनका अपना पोता ही क्यों न हो। पवित्र सम्राट के जाने के बाद गुप्त कक्ष का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया, जिससे कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। कुर्सी से बंधे नन्हे ज़ुवानिक्सी ने एक परिपक्व अंदाज में आह भरी। थोड़ी निराशा हुई। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, मानो वह खुद से बात कर रहा हो। हम किससे निराश हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं थी। छाया में छिपे उन कई बुजुर्गों की बूढ़ी और धुंधली आंखों में एक जटिल भावना की चमक दौड़ गई। जियांग लियून का बेकाबू क्रोध। पवित्र सम्राट मुख्य हॉल में लौटे और पवित्र महारानी को बुलाने का आदेश दिया। जियांग लियून ने बहुत देर तक इंतजार किया था, तब जाकर उसे अंदर जाने की अनुमति मिली। वह पहले से ही गुस्से से उबल रही थी। अंदर प्रवेश करते ही उसने पवित्र सम्राट को ड्रैगन सिंहासन पर बैठे देखा। उनके चेहरे के भाव राजसी और अलग थलग थे। उसका गुस्सा और भड़क गया। उसने सोचा था कि वे नीचे आकर उसका स्वागत करेंगे और उसे शांत करने के लिए कुछ मीठी बातें कहेंगे। तुम्हें क्या चाहिए? पवित्र सम्राट ने शांत आवाज में पूछा। मुझे क्या चाहिए? जियांग लियून की आवाज़ अचानक ऊंची हो गई। क्या पवित्र सम्राट नहीं जानते कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? पवित्र सम्राट नाखुश दिखे, लेकिन जियांग लियून का सामना करते समय वे अभी भी अपेक्षाकृत कोमल थे। उन्होंने कहा, मुझे कैसे पता होगा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? इस समय एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस की पवित्र महारानी के रूप में क्या तुम्हें बाहरी हॉल में मेहमानों का स्वागत नहीं करना चाहिए था? जियांग लियून को विश्वास नहीं हुआ कि पवित्र सम्राट नहीं जानते कि वह उनसे मिलने क्यों आए हैं। वे निश्चित रूप से जानबूझकर विषय बदल रहे थे। अपने चेहरे पर क्रोध की स्पष्ट झलक के साथ उसने कहा, पवित्र सम्राट, जब मैंने आपसे अपने मायके गुयुआन संप्रदाय की मदद करने की भीख मांगी थी तो आपने हमें कोई स्पिरिट स्टोन देने से इनकार कर दिया था। अब जब लॉन्ग मोशन की शादी हो रही है तो आप उन महत्वहीन मेहमानों पर भारी मात्रा में स्पिरिट स्टोन लुटा रहे हैं। स्पिरिट स्टोन पानी से भी तेज गति से बह रहे हैं। आपने स्पष्ट रूप से कहा था कि एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस की हर चीज़ हमारे बेटे के लिए छोड़ दी जाएगी, लेकिन आपने खजाने के आधे से ज़्यादा स्पिरिट स्टोन पहले ही लुटा दिए हैं। आपने मुझसे पूछा तक नहीं। आपने मुझे समझ क्या रखा है? कौन से स्पिरिट स्टोन? तुम किस बारे में बात कर रही हो? पवित्र सम्राट ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए पूछा। जियांग लियून की आंखें फटी रह गईं। ठीक है पवित्र सम्राट, यहाँ तक पहुँचने के बाद भी आप अभी भी कुछ न जानने का नाटक कर रहे हैं। क्या आप वास्तव में उस दुष्ट औरत लिंग जियाओ वेयांग के बेटे के प्रति इतने पक्षपाती हैं? उसने उस समय मुझे और मेरे अजन्मे बच्चे को लगभग मार ही डाला था, और यहाँ तक कि अपनी मृत्युशैया पर भी उसने मुझे जहर देने की कोशिश की थी। क्या ऐसी जहरीली और क्रूर औरत का बेटा वास्तव में आपके ध्यान के लायक है? पवित्र सम्राट का चेहरा काला पड़ गया। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उनके सामने लिंग जियाओ वेयांग का नाम ले, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा, वह है और उसका बेटा है। मोशेन ने कुछ गलत नहीं किया है, तो अगर मैं उसकी थोड़ी ज्यादा परवाह कर लूं तो इसमें क्या हर्ज है? उन्हें लगा कि जियांग लियून लॉन्ग मोशेन के लिए आयोजित की जा रही भव्य शादी का जिक्र कर रही थी। एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस के युवा सम्राट की शादी स्वाभाविक रूप से भव्य होनी चाहिए। इसके अलावा अगर यह भव्य नहीं हुई तो लॉन्ग मोशेन एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस की महान विपत्ति को नहीं तोड़ पाएगा। उन्हें यह समझना मुश्किल लग रहा था कि वह यहाँ तमाशा करने क्यों आई थी, और वे थोड़े नाखुश थे, लेकिन वे हमेशा उसके प्रति सहनशील रहे थे, इसलिए उन्होंने कुछ कठोर नहीं कहा। जियांग लियून और भी अधिक क्रोधित हो गई और चिल्लाए, ठीक है, तो आखिरकार आपने मान ही लिया कि आप उस दुष्ट औरत के बेटे की परवाह करते हैं। उस जहरीली औरत ने मुझे और मेरे बेटे को लगभग मार ही डाला था। आपने उस समय कहा था कि मुझे सांत्वना देने और मेरी चिंता दूर करने के लिए आप ये सुनिश्चित करेंगे कि उसका बेटा एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस में दोबारा कभी कदम न रख सके। लेकिन आपने न केवल ऐसा करने में विफलता दिखाई, बल्कि आपने उस जहरीली औरत के बेटे की खातिर वास्तव में मुझसे इस तरह झूठ बोला।